ए का हेड बी का टेल के साथ कनेक्टेड है, तो ए का टेल से बी का हेड में तुम्हें एक वेक्टर बनाना है, वही तुम्हारा ए और बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब प्लस। ए का हेड जहां पे बी का टेल के साथ जो कनेक्टेड है, बी का टेल के साथ इसका हेड देखो कनेक्टेड है, देखो देखो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, कनेक्टेड है ना, इसका हेड और इसका टेल जहां पे कनेक्टेड है, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, सेम ऑर्डर। अगर ए और बी सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, ऐसा भी बोल सकता हूं, उसका मतलब हेड और टेल कनेक्टेड है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखा था। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा 2 टाइप अभी बाकी है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग वेक्टर एडिशन आज पूरा खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे तुम्हें पता है कि ये जो बैच है ये पूरा फ्री में एक पेड बैच को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसका पूरा सब्स्टिट्यूशन तुम्हें इधर मिल रहा है। तुम अच्छे से प्लेलिस्ट से जाके पढ़ाई करो, इधर पे पूरा बेसिक से लेके एडवांस की फिजिक्स का बात चल रहा है, तुम देखो और हमें कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा क्या डाउट है, हम लोग पक्का तुम्हें हेल्प करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग ये पूरा चीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। अच्छा इधर पे जो एक चीज इधर पे तुम्हारा हम लोग इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे, दैट इज ये रेनमैन, ठीक है। ये हम लोग बाद में करेंगे। बाद में कहां पे करेंगे, जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी या तो रिलेटिव मोशन बोलो, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी आएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा। तो उसके बाद हम लोग जब 1D खत्म करके 2D भी देख लेंगे, फिर हम लोग उसको खत्म करेंगे, दैट इज रिलेटिव चीजों को खत्म करेंगे। मैंने सोचा था कि इधर पे खत्म किया जाए, बट उसके बाद हमने सोचा कि अगर पूरा हमें अच्छे से पढ़ाई करना है तो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग को छोड़ना पड़ेगा इसका। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, रिवर मैन या तो रिवर स्विमर या तो रेनमैन प्रॉब्लम को हम लोग बाद में पकड़ेंगे, जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को कवर कर लेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन या तो रिलेटिव वेलोसिटी को कवर कर लेंगे हम लोग। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे वेक्टर में, जिसमें से हम लोग ने स्केलर वर्सेस वेक्टर, पूरा वेक्टर को समझा, पूरा बेसिक से मैंने समझा दिया कि वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, कैसे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर का रियल मीनिंग क्या है, रियल फील क्या है, मैंने बता दिया, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। एक पैरेलल वेक्टर बताना है किसी एक वेक्टर के साथ, तो तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, ये सब बातें हो चुका है, ठीक है। फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये हो चुका है, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग अभी है, ठीक है। फिर एडिशन में आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग घुसेंगे, फिर एडिशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों। अच्छा टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने क्या क्या बातें किया था, दैट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले नेगेटिव वेक्टर के बारे में बात किया, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, ये सब हो चुका है, जाके देखो तुम पहले, ठीक है। फिर हम लोग ने कोलिनियर वेक्टर को समझा था, उसका हम लोग ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि इधर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो तुम्हें कोलिनियर को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। एक्सियल वगैरह पोलर वगैरह आगे मिलेगा, जब हम लोग पढ़ते रहेंगे ना, तब मैं बोलूंगा फोर्स इज तुम्हारा पोलर वेक्टर, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा एंगुलर वेलोसिटी इज ए एक्सियल वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल तुम्हारा वेक्टर आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हारा एक्सियल वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये सब तब हम लोग बातें करेंगे उधर, तब फिर से मैं और एक बार तुम्हें बता दूंगा कि ये एक्सियल वेक्टर क्यों है, ठीक है। इधर पे तो मैंने बताया हुआ है, फिर अगर तुम्हें याद रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, उस जगह पे, क्योंकि आगे जाके लगेगा, लेकिन कोलिनियर इसी में लगेगा, कोलिनियर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोलिनियर को अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। कोलिनियर में अगर देखोगे तो मैंने क्या क्या पढ़ाया वो जाके देखो, कैसे एक कोलिनियर, अगर 3 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो कैसे वो एरिया नहीं बनाता है, एक क्लोज एरिया नहीं बनाता है। क्लोज एरिया अगर फॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसका जो एरिया होता है ना, एरिया, अभी वेक्टर में एरिया कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी बताया था मैंने, क्या बताया था, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है उसका, ठीक है। आगे सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करता है, तब मैं जब तुम्हें कोलिनियर मिलेगा तो तुम्हें क्या करना है, ए क्रॉस बी को 0 करना है। तो अभी बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते, तो वो इधर पे पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग खत्म करेंगे उसको, तब जाके तुम्हें समझ आएगा, अच्छा ए क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी ये होता है, तब तुम्हें कोलिनियर और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब ए और बी अगर कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो लोग, और ए क्रॉस बी का रियल मीनिंग क्या है, एरिया निकालना, ठीक है। क्या निकालना, एरिया। तो एरिया तो फॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन, या तो क्या होता था सेम लाइन में, या तो सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है,
ठीक है, ऐसे होता है तुम्हारा कोलिनियर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज कोप्लेनर वेक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 ही वेक्टर अभी बाकी है, 2 वेक्टर के बारे में चलो खत्म कर लेते पहले। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर मतलब देखो कोप्लेन क्या लिखा हुआ है, कोप्लेनर मतलब कोप्लेन, को मीन सेम, तो सेम प्लेन में अगर 2 वेक्टर है तो तुम इसको क्या बोल सकते हो, कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हो। समझ आ गया बात। तो सोचो कि मेरे पास ये एक प्लेन है, सोचो ये एक प्लेन है मेरे पास। अभी प्लेन मतलब लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, लेट्स से ये वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स और वाई में सोचो कि एक प्लेन मैंने रख दिया। ठीक है, ये तो एक्स जेड हो गया रे, ये तो एक्स जेड हो गया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, और मैं इधर से तुम्हारे एक क्या बना देता हूं, प्लेन बना देता हूं। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास एक प्लेन है, ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन समझ आ गया। ये एक्स जेड प्लेन होता है, ये एक्स और ये जेड, जेड मतलब तुम्हारे तरफ जो आ रहा है, तो ये एक्स जेड प्लेन होता है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो बोर्ड है ये अभी एक्स वाई प्लेन में हो गया। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में अगर तुम देखोगे, अगर मेरे पास एक वेक्टर इस तरफ से है, सोचो इधर पे वेक्टर से क्या है, इधर पे एक वेक्टर इस तरफ है ए वेक्टर, एक वेक्टर इस तरफ से बी वेक्टर, और एक वेक्टर इस तरफ से है दैट इज सी वेक्टर। तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर मतलब सेम प्लेन में तीनों वेक्टर को आना है। तो सेम प्लेन में अगर तीनों वेक्टर आया तो हम लोग इसको क्या क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। इसमें अगर तीनों प्लेन अगर देखोगे, तीनों वेक्टर देखोगे, तो वो एक्स वाई प्लेन में लाई हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में तीनों वेक्टर है। तीनों वेक्टर कहां पे है, एक्स वाई प्लेन में। तीनों वेक्टर कहां पे है, एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में तीनों वेक्टर लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी, और क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। ये हमें समझ आता है। अच्छा, इधर पे देखो कुछ तो लिखा हुआ है, यस ये भी हम लोग सीखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट अभी तुम्हें नहीं पता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी अभी तुम्हें नहीं पता होगा। ठीक है, हम लोग आगे जाके उसको डिफाइन करेंगे, बट तुम नोट में पहले लिख लो इसको। ठीक है, जब ये सीख जाओगे तब इधर आके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वो सब मैं सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन कोप्लेनर में एक जो बढ़िया सा क्वेश्चन आता है ना, ये आता है, देखना इसको नोट करना आराम से। देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन देखा है ना, तो इसके लिए मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं तुम्हारा नोट में बना देता हूं। ठीक है, तो नोट इसलिए अच्छे से बनाना, तो नोट में तुम ये लिख सकते हो कि अगर ए एंड बी, इफ सोचो ए एंड बी आर इन सेम प्लेन, ठीक है, तो तुम्हें बताना है एक ऐसा वेक्टर सी, तुम्हें क्या बताना है, सी, तुम्हें बताना है सी वेक्टर which is also lie on the plane of A and B। मतलब तुम्हें एक थर्ड वेक्टर बताना है जो पहला 2 वेक्टर के प्लेन में है, मतलब ए और बी एक ही प्लेन में, तुम्हें सी वेक्टर बताना है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आगे जाके मिलने वाला है, तुम्हें ऐसा मिलेगा कि ए और बी सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में, तो तुम्हें सी बताना है, थर्ड वेक्टर बताना है जो ए और बी का क्या है, प्लेन में है। ए और बी का प्लेन में तुम्हें और एक वेक्टर बताना है दैट इज सी वेक्टर, उसको तुम्हें बताना है। तो सी वेक्टर को तुम लिख सकते हो, देखो इधर पे नोट करना है, सी वेक्टर को तुम लिख सकते हो कि सर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे करके तुम इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तुम्हें याद रहना पड़ेगा, ऐसे करके तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, इधर पे मैंने क्या समझाया तुम्हें कि अगर ए और बी सेम प्लेन में है और तुम्हें तीसरा वेक्टर चाहिए, तुम्हें तीसरा वेक्टर और एक वेक्टर चाहिए जो ए और बी का प्लेन में होगा, तो तुम्हें सी वेक्टर कैसे निकालना है, तो तुम क्या कर सकते हो, ए प्लस लेमडा बी लिख सकते हो। या तो कोई लोग इसको लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, इधर पे एक कांस्टेंट लगाते, इधर पे एक कांस्टेंट लगाते, मतलब कोई लोग इसको इसका दूसरा फॉर्म में लिखते, कोई लोग इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख देते। कैसा फॉर्म सर, कि सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
मैंने क्या किया, ए और बी क्या हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट ए और बी हो जाएगा, और मेरे लिए अभी कांस्टेंट लेमडा है, सिर्फ लेमडा। इधर पे तुम ये दोनों लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर पे अगर तुम लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तुम्हें एक कांस्टेंट से खेलना है, दैट इज लेमडा। इधर पे लेमडा तुम्हारा क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 जो भी नंबर है, 3/5 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखोगे तो तुम्हें दो कांस्टेंट मिलने वाला है और कुछ नहीं, तुम्हें क्या मिल जाएगा, दो कांस्टेंट मिल जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। दोनों कांस्टेंट मिलके ही लेमडा बना है और कुछ नहीं। इधर पे कुछ ऐसा ट्रिकी सा बात नहीं है कि इधर पे ए और बी, ठीक है, सोचो ना, ए से डिवाइड कर दो ना, इसको ए से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए तुम्हारा लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एक नंबर है ना, वो तो एक नंबर है, वो तो एक नंबर है, इसलिए तुम ए और बी पकड़ के भी तुम लिख सकते हो इसको, या तो तुम ऐसे लिखो, मेरे हिसाब से तुम ऐसे लिखना, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा फायदा में तुम रहोगे, ठीक है। तुम इसको भी यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा है, इसमें एक ही कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा ए और बी को जब तुम क्या करोगे, एक को जब हटा दोगे तो एक में बी बाई ए रह जाएगा, ठीक है। इसको ए से डिवाइड करने से ये बी बाई ए हो जाएगा, तो ये बी बाई ए तुम्हारा लेमडा हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखो सेम बात है, बट तुम्हें ये याद रखना, अगर मुझे सी वेक्टर लिखना है, अगर मुझे सी वेक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा, वो ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी के प्लेन में लिखना है ना, ए और बी के प्लेन में अगर मुझे क्या लिखना है, सी वेक्टर लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और बी के प्लेन में अगर सी वेक्टर लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए प्लस लेमडा बी लगाना पड़ेगा, या तो ए इज अ कांस्टेंट नंबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर लगाओगे तो भी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ए लेमडा ये सब कैसे निकालेंगे, उसके लिए तुम्हारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में कुछ कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसको अप्लाई करते जाएंगे, ये सब आते जाएगा, और इधर पे बिठा दोगे तो तुम्हारा सी वेक्टर पूरा बन जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेमडा आराम से निकल जाएगा, किसी ना किसी तरह निकल जाएगा, ठीक है, कंडीशन दिया रहेगा, बट तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ये क्या है, देखो इसके बारे में बात करते हैं। याद रखना, अगर तीन वेक्टर ए बी एन सी, ए बी एन सी आर कोप्लेनर वेक्टर, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होगा, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होगा, मतलब दे लाई ऑन सेम प्लेन, वो लोग अगर एक ही प्लेन में रहेगा तो क्या कभी वो वॉल्यूम बना पाएगा, ए बी सी एरिया तो फॉर्म कर सकता है आराम से। देखो ए बी ऐसा हो गया और सी इधर से आ गया, सेम प्लेन में क्या क्या बना सकता है, रेक्टेंगल बना सकता है, पैरेललोग्राम बना सकता है, रोम्बस बना सकता है, ट्राइंगल बना सकता है, कुछ भी बना सकता है तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में है। लेकिन अगर 3D में बनाना है, मतलब वॉल्यूम अगर तुम्हें बनाना है, तो क्या वॉल्यूम बना सकता है, तो इसलिए तुम इधर पे लिख सकते हो, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होगा तो वो कोई वॉल्यूम को क्या नहीं बना पाएगा, क्या नहीं बना पाएगा, वॉल्यूम को बना ही नहीं पाएगा, वो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो सेम प्लेन में है, इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में अगर होगा, इसी प्लेन में अगर होगा तो तीनों वेक्टर एरिया तो फॉर्म कर सकता है लेकिन वॉल्यूम कभी फॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और वॉल्यूम जब हम लोग निकालते हैं ना, तीन वेक्टर अगर कोई भी एक वॉल्यूम बनाया, दैट इज पैरेललोपिपेड अगर बोलेंगे, नहीं ये ऐसा छोड़ दो, अभी उसमें नहीं जाते हम लोग, डायरेक्ट हम लोग ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में ही आते हैं कि वॉल्यूम को हम लोग, अभी समझो कि वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखते हैं। जब मैथ सीखोगे ना 12th में जाके तुम सीख जाओगे ये सब, तो मैथ जब सीखोगे तब तुम्हें यह दिखाया जाएगा कि वॉल्यूम अगर तीन वेक्टर एक वॉल्यूम सब्सटेंड कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से लिखते हैं। मतलब तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो वो कभी वॉल्यूम फॉर्म नहीं कर पाएगा, एक 3D स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, 3D शेप नहीं बना पाएगा, तो इसका वॉल्यूम 0 होगा। और वॉल्यूम 0 को हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे, देखो थर्ड ब्रैकेट लगाएंगे और ए बी और सी वेक्टर ऐसे लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों 0? क्योंकि वॉल्यूम वो 0 ऑक्युपाई कर रहा है, क्योंकि सेम प्लेन में है तो वॉल्यूम बना नहीं पाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम ऑक्युपाई, वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। इसके लिए तुम कैसे लिखोगे इसको, तुम लिखोगे इसको थर्ड ब्रैकेट में, देखो थर्ड ब्रैकेट में ऐसा लिखना है तुम्हें, ठीक है। अभी इसका मतलब अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं तुम्हें ऐसा बोल सकता हूं कि इसको जब आगे हम लोग देखेंगे ना, तो अभी तुम्हें इसका मतलब पता नहीं चलेगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये सब तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, बट तुम लिख के रखो अभी
इस इसको भी लिख के रखो, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। दैट इज वॉल्यूम को हमें जीरो करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है, देखो जेई में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है और तुम्हें ये बोला है कि दोनों कोप्लेनर वेक्टर है और तीनों कोप्लेनर वेक्टर है, तीनों अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो तुम्हें एक सेकंड में पता चल जाएगा, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वॉल्यूम अगर जीरो होना चाहिए तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी ये क्या है वो आगे जाके बात करेंगे, बट मैं फिर भी तुम्हें इधर से सिखा देता हूं कि इसका जो मीनिंग आता है ना, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये होगा। देखो ए, आगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में ये सब सीखेंगे, ठीक है, बट टाइप्स ऑफ वेक्टर आगे पढ़ाना होता है इसलिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। बट इसका जो एक दो मीनिंग, जो कोप्लेनर में एक मीनिंग था और जो तुम्हारा अभी ये कोप्लेनर में एक मीनिंग है और कोलिनियर में एक मीनिंग है, वो आगे जाके हमें पूरा पक्का आराम से ही समझ आ जाएगा। अभी नोट के लिए तुम अच्छे से लिख के रखो कि हमें छूट ना जाए। उधर जाके हो सकता था कि हम लोग कोलिनियर के बारे में बात ही ना करें या कोप्लेनर के बारे में बात ही ना करें, इसलिए अभी लिख के रख रहे, उधर जाने से तुम्हें पूरा वो चीज क्लियर हो जाएगा। फिर इधर जब पढ़ोगे ना तुम्हें लगेगा अरे ये तो आता ही हमें, ठीक है। तो इसका ये जो हम लोग लेते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ट्रिपल क्यों? 1 2 3 है ना, इसलिए ट्रिपल। या तो इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि बॉक्स में है ना तो बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इसको कैसे करते हैं सर? इसको डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं। अभी तुम क्लास 11 में हो तो डिटर्मिनेंट तुम्हें नहीं पता होगा, अगर कोई ड्रॉपर बच्चा देख रहा है तो उसको पता होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट अगर तुम्हें नहीं पता तो देखो, तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा, ए जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। और बी वेक्टर है तुम्हारे पास, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा 3 वेक्टर है, सी जेड के कैप। अगर 3 वेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, 3 वेक्टर है, तीनों का मुझे बॉक्स प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल सकते हो इसको, बॉक्स प्रोडक्ट हमें क्या करना है, जीरो करना है। बॉक्स प्रोडक्ट जीरो मतलब वॉल्यूम को जीरो कर रहे, यस वॉल्यूम जीरो होगा, कोप्लेनर वेक्टर है तो वॉल्यूम जीरो होगा। तो इसको लिखते कैसे है उसको मैं अभी समझा देता हूं, ठीक है, बाद में तो आके तो ऐसे भी हमें करना ही है, बट इसको लिखते कैसे है वो देख लो तुम, इसको लिखते कैसे वो देख लो तुम। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये ऐसे लगाना है, देखो ऐसे करके जीरो करना है, ठीक है। ये क्या है सर? इसको ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। आगे जाके तुम्हें मैथ्स में मिल जाएगा, ठीक है, और अगर नेट वाले बच्चे हो तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है, तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। मैं सिखाऊंगा तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम कि कैसे इसको करना है। अभी भी मैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूं ऊपर से, मतलब यही सिखाऊंगा, बट उधर पे क्वेश्चंस वगैरह करके सिखाऊंगा, ठीक है। तो इधर पे अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे इसको, इसका ये जो तुमने जो खोपचा लगाया ना, ये जो लाइन लगाया दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट देखो कैसे निकालना है, कुछ नहीं, ए का कोफिशिएंट लिख लो, बी का कोफिशिएंट लिख लो, सी का कोफिशिएंट लिख लो। कोफिशिएंट क्या है बोलो इधर पे, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, देखो कोफिशिएंट लिखना है और कुछ नहीं, ए एक्स ए वाई और क्या हो जाएगा, ए जेड। बी का लिख लो, बी एक्स, बी का लिख लो बी एक्स बी वाई और क्या लिख सकते हो, बी जेड। और सी का लिख लो सी एक्स सी वाई और क्या हो जाएगा, सी जेड। ऐसे करके तुम्हें सबका कोफिशिएंट इस डिटर्मिनेंट के अंदर में लिखना है और लिख के इक्वल टू जीरो करना है। अब सर इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, आगे तो पूरा तोड़ेंगे इसको, अभी बस मैं तुम्हें फॉर्मूला के लिए दे रहा हूं कि इसको कैसे तोड़ेंगे। कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक्स को लिखना है, ठीक है, एक्स लिखना है। सबसे पहले देखना एक्स को लिखना है, सबसे पहले किसको लिखना है, ए एक्स को लिखना है। ए एक्स को जब लिखोगे तब इधर पे एक तुम्हें क्या बनाना है, ऐसे ओपन ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना दिया और बीच में माइनस देना है, याद रहेगा क्या। पहले एक्स लिखना है, ऐसे तुम्हें क्या बनाना है, ब्रैकेट बनाना है और बीच में माइनस देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ए वाई लिखना है, बट इस बार माइनस ए वाई लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट लगा के बीच में माइनस देना है। और उसी तरह तुम ए जेड लिखो और ऐसे ओपन ब्रैकेट बना के बीच में माइनस ले लो, ठीक है। पहले ए एक्स लिखो फिर ए वाई लिखो, बट ए वाई माइनस में लिखना है और ए जेड फिर से पॉजिटिव में, प्लस माइनस बीच में फिर प्लस। ये क्यों आता है सर, वो डिटर्मिनेंट में तुम्हें समझ आएगा। तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला है, अगर तुम नीट का स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये करने के बाद इक्वल टू क्या करना है हमें, जीरो। अच्छा सर ये खाली खाली जगह में क्या आएगा, सबसे पहले ए एक्स फिर माइनस ए वाई फिर प्लस ए जेड और बीच में माइनस माइनस करके छोड़ देना है, ठीक है। ये मैं डिटर्मिनेंट लेना सिखा रहा हूं, अभी डिटर्मिनेंट आगे जाके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में लेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। ये सब अभी आने का नहीं है, बट ये सब अभी अगर लिख के रखेंगे, नोट बना के रखेंगे तो फायदा में रहोगे तुम।
तब जाके तो समझ आ ही जाएगा ना अच्छे से। अभी इसलिए मैं वेरिएबल से तुम्हें ऐसा दिखा रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। उधर पे तो जाके नंबर में दिखाऊंगा, नंबर करके ऐसे निकाल के दिखाऊंगा। अभी तुम्हारे अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो तुम इधर पे नंबर लेके कर लेना, ठीक है, तो अभी तुम्हें चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, एक्स, एक्स के ब्रैकेट में क्या आएगा, तो क्या करो तुम, एक्स को इधर से बंद कर दो और इधर से भी बंद कर दो, मतलब रो और कॉलम को बंद कर दो। देखो ऐसे मैंने बंद कर दिया, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, बी, तुम्हें बी वाई सी जेड दिख रहा है क्या, बी वाई सी जेड, बी वाई सी जेड, और तुम्हें क्या दिख रहा है, टी वाई बी जेड, ऐसा दिख रहा है क्या। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इधर से इसको इंटू करना है, देख इधर से इसको इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा सर, बी वाई सी जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी वाई, सर बी वाई सी जेड आ जाता है, ठीक है। इसको इंटू करना है और उसके बाद तुम्हें इसको इंटू करना है। सबसे पहले राइट वाला करना है, फिर लेफ्ट वाला करना है, पहले राइट वाला करना है, फिर लेफ्ट वाला करना है, और इसको पूरा ऐसे क्या करना है, छुपा देना है, ठीक है। तो बी वाई सी जेड और सी वाई बी जेड क्या हो जाएगा, सी वाई बी जेड हो जाएगा। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बस इसको इंटू किया, बस हम लोग ने क्या किया, इंटू किया। बस कैसे किया सर, एक्स वाला के टाइम में एक्स का कॉलम और रो को ऐसे बंद कर देना है, और ये इंटू ये इंटू ये, नंबर्स रहेंगे ना, नंबर्स को इंटू तो करना आता है ये तुम्हें। फिर ए वाई के टाइम में ए वाई वाला बंद कर दो, देखो ए वाई का रो हो गया, ए वाई का कॉलम हो गया, सब बंद हो गया। ए वाई वाला बंद कर दिया तो बी एक्स और सी जेड बच जाएगा, देखो ये बंद है, तो बी एक्स और सी जेड बच जाएगा। तो इधर पे सबसे पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी एक्स के साथ सी जेड। पहले राइट वाला करते और फिर हम लोग लेफ्ट वाला करेंगे, दैट इज सी एक्स और साथ में क्या आएगा, बी जेड आएगा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा सी एक्स बी जेड और ये बी एक्स सी जेड। देखो इसको बंद कर दो तो बी एक्स सी जेड और सी एक्स बी जेड ये आ गया। फिर ए जेड को बंद कर दो तो क्या आएगा, बी एक्स सी वाई, क्या जाएगा बी एक्स, अरे क्या जाएगा बी एक्स। देखो इसको जब बंद करोगे, इसको जब ए जेड को जब बंद करोगे, देखो ए जेड वाला में लिखना है ना, तो ए जेड को बंद करो तो आ जाएगा बी एक्स सी वाई आ जाएगा, और उसके बाद सी एक्स बी वाई आ जाएगा। देखो इसको बंद करो ना, पहले राइट वाला करना है उसके बाद लेफ्ट वाला करना है। तो बी एक्स सी वाई क्या लिखोगे इधर, बी एक्स सी वाई, ठीक है, बी एक्स सी वाई करना है। फिर माइनस में क्या देना है हमें, माइनस में हमें क्या करना है, देखो बी एक्स सी वाई किया, फिर सी एक्स बी वाई करना है, सी एक्स बी वाई करना है, ठीक है। ये करके तुम क्या करो, जीरो कर दो इसको, तुम ये करके जीरो कर दो, ऐसे निकालते वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे निकालते वॉल्यूम, ऐसे निकालते, ठीक है। कोई भी अगर तीन वेक्टर ने वॉल्यूम बनाया, तीन ए बी सी वेक्टर ने अगर वॉल्यूम बनाया, तो उस वॉल्यूम को कैसे निकालना है, तो उस वॉल्यूम को हमें ऐसे निकालना है। तीनों वेक्टर ऐसे दिया रहेगा, उसका क्या निकालना है हमें, स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या तो बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर देना है। बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सर, तो ऐसे तीनों वेक्टर लिखो, उसका कोफिशिएंट को ऐसे ऐसे लिखते जाना, ए बी सी का लिख दिया, फिर ए एक्स माइनस ए वाई तुम्हारा प्लस ए जेड, देखो ए एक्स माइनस ए वाई ए जेड, बीच में माइनस माइनस सबका लगा देना है, ठीक है, बॉक्स बना के। फिर ए एक्स को ऐसे बंद कर देना है, बी वाई सी जेड सी वाई बी जेड ऐसे कर देना है। फिर ए वाई में जाना है, बी एक्स सी जेड बी जेड सी एक्स, देखो ये रख दिया। फिर ए जेड को बंद करना है, बी एक्स सी वाई और तुम्हारा सी एक्स बी वाई, देखो ये सभी इधर पे लिखा है अच्छे से, ठीक है। पूरा लाइन को एक लाइन में लिख देता हूं मैं इधर पे, तो तुम नोट कर लेना, ठीक है। मतलब इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, ऐसे ही करना है तुम्हें, रट्टा थोड़ी मारोगे हमेशा। तो ए एक्स में लिख देता हूं, दैट इज बी वाई सी जेड आ गया, फिर माइनस सी वाई बी एक्स आ गया, बी एक्स नहीं बी जेड सर, बी जेड आ गया। फिर माइनस ए वाई में क्या आ गया देख लो, बी एक्स सी जेड आ गया, माइनस सी एक्स बी जेड आ गया। प्लीज ए जेड में तुम्हारा क्या आ गया, बी एक्स क्या आ गया, बी एक्स सी वाई आ गया, बी एक्स सी वाई आ गया, माइनस सी एक्स बी वाई आ गया, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू, क्या करना है तुम्हें, जीरो करना है, और इसको तुम्हें अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। रट्टा नहीं बोला मैंने, अच्छे से समझ के रखना है मैंने बोला, रट्टा नहीं मारना इसको, ठीक है। ये होता है तुम्हारा वॉल्यूम निकालने का तरीका। तो ये मैंने तुम्हें सिखाया कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों कोप्लेनर वेक्टर है। तो कोप्लेनर में हमें क्या क्या समझ आया सर, कोप्लेनर में सबसे पहले ये समझ आया था, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोला था कि कोई भी अगर वेक्टर को किसी दो वेक्टर के प्लेन में अगर लिखना है, कोई दो वेक्टर का एक प्लेन है,
जो पहले से एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, ए एंड बी एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, मुझे सी वेक्टर लिखना है जो कि ए और बी का प्लेन में हो, तो ऐसे लिख सकते हो ए प्लस लेमडा बी, या तो ए मतलब इसमें 2 आ जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट, इसमें एक कांस्टेंट है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने तुम्हें यह सिखाया कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालना है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से क्या मिलता है, दैट इज क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम। और क्योंकि वो कोप्लेनर वेक्टर है तीनों, तो तीनों कोप्लेनर वेक्टर कभी क्या नहीं बना पाएगा, कभी वॉल्यूम फॉर्म नहीं कर पाएगा, वॉल्यूम को एनक्लोज नहीं कर पाएगा। अगर वॉल्यूम एनक्लोज नहीं कर पाएगा तो मतलब वॉल्यूम अगर नहीं बना पाएगा, इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, मतलब यही ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है तुम्हारा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी तुम्हारे लिए कुछ फायदामंद नहीं है ये चीज, ठीक है, ये चीज तुम्हारे लिए अभी फायदामंद नहीं है। बी क्रॉस सी जो है ना, वो एक्चुअली ऐसे निकालते हैं, ये जो लिखा है ना बी क्रॉस सी, और ए डॉट कैसे करते हैं पता है क्या, ऐसे लिख देने से ए डॉट, ये एक्चुअली ए डॉट बी क्रॉस सी हो रहा है। इसका मतलब है, बस अभी तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें बस ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। अभी के लिए तुम्हें ये समझ आया कि नहीं, उसमें तुम ध्यान दो कि सर बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट को खोलने का तरीका ये है कि सर अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों वेक्टर को का जो कोफिशिएंट है उसको लिख लो ऐसे, ठीक है, जैसे माइनस प्लस जैसे में भी है, कोफिशिएंट को लिखना है, माइनस अगर है तो माइनस में लिखना है, इक्वल टू तुम्हें क्या करना है, ऐसे लगाना है, दैट इज डिटर्मिनेंट, लगा के 0 करना है, क्योंकि वॉल्यूम 0 होता है, इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल टू 0 होता है। अभी वॉल्यूम को कैसे एक्सपांड करना है, एक्स माइनस ए वाई प्लस ए जेड, ठीक है। और बीच में तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे बॉक्स बना के, तुम्हें बॉक्स नहीं क्या बना के, ब्रैकेट बना के बीच में माइनस माइनस लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद एक्स जब निकालना है, एक्स को बंद कर दो, रो कॉलम दोनों को बंद कर दो, ये इंटू ये इंटू ये, ए वाई बंद कर दो, ये इंटू ये इंटू ये, ए जेड बंद कर दो, ये इंटू ये इंटू ये, मतलब जो दिख रहा है उसको हमें इंटू करना है, हमेशा ऐसे राइट साइड से करना है। देखो मेरे ऐसे राइट साइड से करना है, राइट, उसके बाद ऐसे लेफ्ट में जाना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया तुम्हारा, देख लो पूरा, नोट करो अच्छे से। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में लास्ट आता है दैट इज जीरो वेक्टर, क्योंकि बहुत जगह में हमारा आंसर 0 आएगा, बहुत ऐसा जगह आएगा जहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बट तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि सर ये 0 क्यों हो गया। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, बट तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि सर ये तो हुआ ही नहीं है एक्चुअली। ये देखो, अगर मैंने तुम्हें ऐसा एग्जांपल दे दिया दैट इज ए प्लस लेमडा बी है, ऐसा दे दूं क्या, ए प्लस लेमडा ए पकड़ लेते, ठीक है, ए प्लस लेमडा ए इफ लेमडा इक्वल टू -1। सोचो कि ऐसा कंडीशन आ गया कभी फिजिक्स में या मैथ्स में, ठीक है, अगर लेमडा का वैल्यू -1 हो जाएगा तो ये जो चीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, ए वेक्टर है और लेमडा के जगह में -1 बिठाओगे फिर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। और तुम्हारा आंसर जो आता हुआ दिख रहा है ना मुझे इधर पे, सर वो तो 0 आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ए माइनस ए आ गया। देखो ये -1 मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ए माइनस ए आ गया। सर ए माइनस ए, सर क्या लिखेंगे इसको, ए माइनस ए को क्या लिखेंगे सर, ए भी एक वेक्टर है और फिर से एक वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, वेक्टर माइनस वेक्टर, तो वेक्टर माइनस वेक्टर करने से हमेशा आंसर वेक्टर में ही तो आना चाहिए। स्केलर माइनस स्केलर करने से आंसर स्केलर में आता है, वेक्टर माइनस वेक्टर करने से आंसर किस में आना चाहिए, वेक्टर में आना चाहिए। इसके वजह से आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा वो 0 वेक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर, 0 और ऊपर में वेक्टर लगाना। इसका मतलब हो जाता है सर कि 0 का मतलब होता है कि वो मैग्नीट्यूड समझा रहा है, मैग्नीट्यूड समझा रहा है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ 0 वेक्टर का मतलब ये हो जाएगा सर साथ में एक डायरेक्शन भी होगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन होता है ना वो आर्बिटरी होता है। वो डायरेक्शन तुम्हारा आर्बिटरी हो सकता है, कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में हो सकता है, बट ये आर्बिटरी एक डायरेक्शन लेता है। तो तुम्हारा एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इट इज रिप्रेजेंट बाई 0 और ऊपर में ऐसे आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, 0 वेक्टर, ठीक है। और ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि उसका जो भी डायरेक्शन होता है वो एक आर्बिटरी होता है, जो मैंने इधर पे लिख के दिया, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन फिजिक्स में बहुत जगह पे आ सकता है जहां पे तुम्हें लगेगा कि आंसर तो 0 आना चाहिए, बट वो एक्चुअली 0 ना होकर 0 वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर करके आंसर अगर 0 आ रहा है तो तुम्हें सिर्फ 0 नहीं बताना है, तब तुम्हें पूरा बेसिक से लेके क्या बताना है कि सर ये 0 वेक्टर होना चाहिए। तो ऐसा अगर बता रहे हो मतलब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, कि तुम्हें पता है कि अच्छा वेक्टर माइनस वेक्टर करने से आंसर वेक्टर में आना चाहिए, और तो ये करने से भी वेक्टर में आना चाहिए। सिर्फ 0 लिख के अगर तुम आ जाओगे, यू आर नॉट दैट गुड, मतलब तुम्हारा आंसर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तुम अच्छे हो, मैं भी, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या नहीं होगा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। प्रॉपर लिखना है तो 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर क्या होगा, आंसर वेक्टर में देगा। तो और वेक्टर का क्या होता है सर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया सर, 0 हो गया।
सर डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन सर आर्बिटरी होता है, आर्बिटरी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, आर्बिटरी डायरेक्शन है। अच्छा फिजिक्स में ऐसा कंडीशन आएगा क्या सर? आपने आपने जो बताया अभी, फिजिक्स में ऐसा कंडीशन आएगा? यस। एग्जांपल्स ऑफ जीरो, इधर वेक्टर लिख देना, वेक्टर, जीरो वेक्टर इन फिजिक्स। फिजिक्स में जीरो वेक्टर का एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल्स में देखो, सबसे पहले द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। अगर कोई भी पार्टिकल ओरिजिन में ही रह गया हमेशा, सोचो तुम ओरिजिन में ही हो, तुम ओरिजिन में ही हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 0 होगा कि नहीं? तो तुम्हारा जो वेक्टर लिखूंगा ना मैं, तुम्हारा अगर मुझे वेक्टर लिखना है, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना है, तो क्या लिखोगे? 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप लिखना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप लिखना पड़ेगा। तो देखो ये जीरो वेक्टर ही तो है, ठीक है, ये जीरो वेक्टर ही तो है, सिर्फ जीरो नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे वेक्टर में लिख रहा हूं, ठीक है। या तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर, मतलब कोई अगर देखो स्पीड, अगर एक बॉडी का मास m है और इसको मैंने रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब जो इसका स्पीड होगा ना, स्पीड को तुम 0 मीटर पर सेकंड बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अगर तुम्हें प्रिसाइसली पूरा बात करना है, अगर तुम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हो तो वेलोसिटी को जीरो वेक्टर बताओ। क्या बताओ? जीरो वेक्टर बताओ, क्योंकि वो जीरो वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, वो जीरो वेक्टर होना चाहिए क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज अ जीरो वेक्टर। मतलब अगर कोई भी वेक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, सोचो कि ये जा रहा है, इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई भी बॉडी का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। बट एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके वजह से तुम क्या कर सकते हो? इधर वेक्टर लगाओ और इधर पे भी वेक्टर लगा के बोल सकते हो कि ये तो जीरो वेक्टर हो गया। समझ आ गया बात? ये तो जीरो वेक्टर हो गया। देख लो इधर पे अच्छे से समझ आया कि नहीं। तीनों एग्जांपल का देख लो कि ऐसा कंडीशन आ सकता है फिजिक्स में जहां पे आंसर जीरो ना होके एक्चुअली जीरो वेक्टर तुम्हें बताना चाहिए। इसलिए हम लोग ने नया एक वेक्टर को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम नल वेक्टर भी बोल सकते हो या जीरो वेक्टर भी तुम बोल सकते हो, जिसका डायरेक्शन क्या होता है? आर्बिटरी होता है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह बहुत करा, फिर हम लोग ने यूनिट वेक्टर भी पढ़ लिया था। ठीक है, यूनिट वेक्टर में हम लोग ने 7-8 क्वेश्चन भी किया था, शायद उससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और मैंने बताया था, कल भी मैंने बताया था कि अभी तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार जो आना स्टार्ट होगा तब रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बेसिक्स चल रहा है। ठीक है, अभी बेसिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर अच्छा क्वेश्चन का पूरा ऐसे ढेर लग जाएगा। एसीवरों का भी करेंगे, एरोडॉप को भी करेंगे, तुम्हारा PYQ पूरा खत्म करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक दो रह जाए, उसको तुम प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सब कुछ अगर मुझे ना मिले PYQs तो एक दो अगर रह गया तो तुम उसको सॉल्व कर लेना। बट ऐसा मैं पढ़ा दूंगा कि एक भी कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं आएगा। तुम्हारा जो भी पेपर आएगा वो हमारे कॉन्सेप्ट के बेसिस में आएगा, हमारे कंटेंट में जो भी है उधर से आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरा चीज पूरा क्या कर रहे हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको एक ही जगह में पढ़ा रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में पढ़ा रहे इसलिए कम पढ़ा रहे, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे। तुम अगर पेड बैच अगर देखोगे, उसका कंपैरिजन में अगर इसको देखोगे तो ये बहुत ही तुम्हें दिखेगा कि अरे इधर पे ये नहीं है बट इधर पे है। तुम सोचोगे अरे इधर पे स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया गया बट इधर पे पढ़ाया सर ने। यस, ठीक है, ऐसा तुम सोचोगे कि सर इधर पे ये नहीं पढ़ाया गया बट आपने ये पढ़ाया। यस, उधर पे जो पढ़ाया जाएगा उससे 100 गुना ज्यादा हमारे इधर पे मिलेगा, वो पक्का है। तो तुम देखो, तुम कंपेयर करके देख लो। बट तुम्हें ये सबसे यही करना है कि तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, डाउट हुआ तो हमें बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते। इफ a इज दिस, b इज दिस, फाइंड वेक्टर a माइनस बी। ये देखो, पहले अभी हम लोग बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर एडिशन पढ़ना है ना, एडिशन आगे एडिशन पढ़ना है, इसके वजह से। तो इफ a ये दिया हुआ है, तो a अगर ये दिया हुआ है तो तुम इसको लिख सकते हो ना 4i कैप, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसका पोजीशन मैंने लिख दिया। ठीक है, ये सब मैंने सिखाया लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिला के। ठीक है, फिर बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर का पोजीशन क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये अगर दिया हुआ है मतलब ओरिजिन से ही हमेशा बताना है। ठीक है, तो ओरिजिन से बताओगे तो हमेशा ऐसा ही लिखना है। तुम हमेशा ओरिजिन से अगर बताओगे तो तुम्हें क्या लिखना है, ये लिखना है। दैट इज ए वेक्टर अगर लिखना है तो ओरिजिन से बताओगे ना, तो 4 माइनस 0 एक्चुअली, तो 4 माइनस 0 इज 4i कैप प्लस 3 माइनस 0 मतलब 3j कैप।
ठीक है। उसी तरह अगर बी वेक्टर अगर देखोगे तो बी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा 1 आई कैप, मतलब आई कैप लिख दो सिर्फ 1 आई कैप और माइनस जे कैप हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें बताना है फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर करोगे तो 4i माइनस आई अगर करोगे तो 3i आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 3i आ जाएगा। 3 माइनस अगर -1 करोगे तो ये आ जाएगा 4 जेकेप आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी तुम्हें निकालना है इट्स यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है मतलब ये जो आया ना इसको सी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सी वेक्टर आया अभी हमारा 3i कैप प्लस 4 जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता था, कल तो यही पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें। यूनिट वेक्टर मतलब ऊपर में कैप होता है और नीचे में क्या करना पड़ता है हमें, मॉड ऑफ सी करना पड़ता है। तो सी वेक्टर, वेक्टर लिखो इसका 3i कैप प्लस 4 जे कैप और डिवाइडेड बाई उसका मॉड कैसे निकालते तेरे, कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखने से भी चलेगा। 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, ये 16, 25 मतलब 5 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा इतना। देख लो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, देख लो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मैच हो जाएगा। देखो 3i प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई ये 25 का रूट इस 5, तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ऐसे तुम लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है ये सब मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया था। ठीक है, तुम्हें मैंने पहले ही सिखा दिया था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुम उड़ा सकते हो जल्दी से। इसमें माइनस करना था, इसमें मैंने प्लस वाला लाया। ठीक है, इसमें प्लस कर दो ना एक सेकंड में। पहले ए वेक्टर लिख दो, 2 आई कैप लिख दो, 5 जे कैप लिख दो। इधर पे लिख दो, क्या लिख दो, 3 आई कैप लिख दो और 4 जे कैप लिख दो और दोनों को प्लस कर दो क्योंकि हमें प्लस करने बोला है। तो लेट्स से सी इज अ वेक्टर दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कर दो इसको, तो इसको प्लस करोगे तो 5 आई कैप आ जाएगा। इसको प्लस करोगे तो 9 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ये आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा खुद का वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे कैप से नोट करते हैं। ठीक है, ऐसे कैप से नोट कर दिया, खुद का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो खुद का वेक्टर कितना है, 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी। सी मतलब कितना हो जाएगा, सी का अगर तुम्हें देखना है मॉड, इसका मॉड कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये जितना भी आ जाए तुम इसको निकाल लेना। ठीक है, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 18। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए कितना आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा तुम्हारा 18 नहीं 81। 81 और 25 को प्लस कर देना तो तुम्हारे पास आ जाएगा 106। तो 106 इधर पे बिठा देना। तो 5i प्लस 9j, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना और तुम्हें आ जाएगा 106। ठीक है, और मैंने तुम्हें बेसिक मैथ्स में ये भी सिखा के रखा है कि किसी का भी स्क्वायर रूट कैसे जल्दी जल्दी निकालना है, वो भी मैंने सिखा दिया था। ठीक है, किसी का भी कोई भी अगर नंबर है जिसका तुम्हें स्क्वायर रूट नहीं पता है तो जल्दी जल्दी कैसे निकालना है वो भी मैंने उधर पे बता के रखा था। ठीक है, तुम एक बार चेक कर सकते हो। सोचो कि इसका पूरा अगर करेक्टली आंसर देना है कि वो √106 का आंसर क्या आना चाहिए था, तो प्रिसाइसली तुम एक मैंने एक तरीका सिखाया था उससे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेट ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। ठीक है, चलो ए कितना दिया हुआ है लिखो, ए कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, और वी वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है दैट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप, ये दिया हुआ है। और तुम्हें चाहिए a माइनस 3b, तो a माइनस 3b चाहिए तुम्हें, मतलब पहले 3 से b को इंटू करना पड़ेगा। अच्छा करते चलो, पहले a लिख लेते, a को लिख लिया मैंने, a लिख लिया, और माइनस 3 को b से इंटू करना है तो b लिख लो अपने जगह में। ठीक है, तो a के जगह में a को लिख दिया मैंने, और 3 से इसको इंटू करोगे तो तुम्हें ये देखो ये माइनस है, इसको नहीं भूलना है, तो ये प्लस हो जाएगा और 3j हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, i से तुम्हें i को अगर माइनस करना है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5i माइनस 5i, और 2 इधर पे प्लस में है
और इधर पे ये भी आ जाएगा तुम्हारा 5j कैप। ठीक है, प्लस माइनस है बस। तो लेट्स से इसको हम लोग ने सी वेक्टर मान लिया। क्या वेक्टर मान लिया? क्योंकि इतना बड़ा क्यों लिखे, कुछ एक वेक्टर मान लेते। सी वेक्टर मान लिया। अभी सी वेक्टर का तुम्हें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना आया? -5i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाई इसका मॉड क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट विल बी √2। क्या आ जाएगा? 5√2 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? देखो ये 25 तो 50 आ जाएगा, √50। √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 2, तो √2 बाहर आ जाएगा और √25 5 हो जाएगा। तो 5√2 इधर पे अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छे से सुंदर और लिखना है तो इसका कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट लिख के 5 काट देना। तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा तुम्हारे लिए i प्लस, देखो 5 कॉमन लेके काट दो, i प्लस j डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा तुम्हारा इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या था? यूनिट वेक्टर को ऐसे निकालते थे, यूनिट वेक्टर का मॉड जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, चलो उसके बाद इसको उड़ाओ। यूनिट वेक्टर अगर चाहिए तुम्हें इसके लिए, देखो बेसिक कर रहे बस, तो जल्दी जल्दी उड़ा दो तुम। के बाद हम लोग अच्छा चीजें पढ़ सकते हैं, क्योंकि तब हम लोग फिर से घूम के पीछे नहीं आ सकते। तो अभी इसलिए प्रैक्टिस करना है तो कर लो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, पॉज करके प्रैक्टिस कर लो मुझे, नहीं तो मैं बोलता ही जाऊंगा, मैं सॉल्व करता ही जाऊंगा। तुम्हें पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं तो देखोगे, अगर तुम 11 का सीरीज देखो, यूनिट एंड डायमेंशन, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज देखो, इतना सारा क्वेश्चन मैंने करवाया। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन करवाया, तो इतना सारा क्वेश्चन मैं तो करता ही रहूंगा। तो मुझे पॉज करो और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम देखते ही रहोगे सोल्यूशन, अच्छा ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन। तुम नोट करके क्या फायदा होगा तुम्हारा, जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे। तो पहले दिमाग लगाओ, ठीक है? पॉज करो, दिमाग लगाओ, फिर देखो। ठीक है, देखो बी क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी क्या हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा, ये आ जाएगा 0j कैप, ये आ जाएगा 2k कैप। ठीक है, हमें चाहिए 2a प्लस बी। ठीक है, पहले 3 को b से इंटू किया था, अभी 2 को कर रहे हैं। ठीक है, तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर चाहिए हमें। तो 2a, इसको 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू करने से ये आ जाएगा 6i। ठीक है, इसको 2 से इंटू करो, ये आ जाएगा 8k। ठीक है, और प्लस करना है हमें, 2 से इंटू कर दिया इसको, 2 से इसको इंटू कर दिया, प्लस मुझे b करना है। तो b में है -i और +2 है, देखो j तो है ही नहीं, और इधर पे भी देखो j नहीं है, तो दोनों में j नहीं है, तो सही है। तो हमें क्या करना है? इसको इसको करेंगे तो 5i आएगा, और इसको इसको करेंगे तो 10k आ जाएगा। ठीक है, ये 5 क्यों नहीं, ये 5 है, 5। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे लिए। हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लोग फिर से सी वेक्टर मान लेते, सी वेक्टर मान लेते। तो सी कैप जो आएगा वो आ जाएगा सी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना आ गया? 5i कैप 10k कैप, और नीचे क्या आ जाएगा इसका मॉड, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 10 स्क्वायर इज 100, तो 125 का रूट आ जाएगा तुम्हें। $125 का रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट ओवर 125 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा? 5i कैप प्लस 10k कैप। क्या रूट ओवर 125 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 5। 25 इंटू 5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो ये इधर लिख देता हूं, 125 है, तो इसको ऐसा लिखो ना 25 इंटू 5। ठीक है, 25 इंटू 5 जब लिखोगे तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 125। 25 का आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा √5। ठीक है, ये रूट को हम लोग इंटू में है ना, तो रूट को ऐसे 25 √5, तो √25 आ जाएगा 5, √5 तो √5, तो इसको 5√5 भी लिख सकते हो तुम। और ऊपर है तुम्हारा 5i कैप प्लस 10k कैप। 5 काटो तो ये आ जाएगा i कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √5। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, पूरा मतलब इसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, नॉर्मलाइज फॉर्म यही होगा। 125 को देखो ऐसा लिख सकते, उधर बिठाया 5 ये इधर भी तो कटेगा ना, तो 2 बचेगा इधर। चलो आगे। ठीक है, फिर देखो, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का डायरेक्शन में तुम्हें क्या चाहिए? देखो अभी बात सही बोल रहा है कि a प्लस बी पहले तो निकालो, a प्लस बी निकालो। निकाल दिया a प्लस बी। a प्लस बी करने से क्या आ जाएगा बोलो?
ए का तो 2 आई कैप होगा और जे कैप होगा, 2 आई कैप और जे कैप। और बी का कितना आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा तुम्हारा आई कैप और 3 में क्या आ जाएगा जे कैप। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में अगर देखोगे तो 3 आई कैप आ गया, 3 आई कैप आ गया, और इधर पे देखोगे तो 4 जे कैप आ गया। ये आ गया ए प्लस बी। हमें चाहिए एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, हमें चाहिए एक वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट मारो इधर, इसको स्टार मानना। अच्छा क्वेश्चन है कि हमें एक वेक्टर चाहिए, आगे भी एक क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा ही। हमें एक वेक्टर चाहिए, अच्छा ये भी है इधर पे, हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि ए प्लस बी के डायरेक्शन में हो। और मुझे पता है ए प्लस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले ए प्लस बी का डायरेक्शन तो निकालो। सर ए प्लस बी का जो डायरेक्शन होता है ना सर, वो तो उसका यूनिट वेक्टर देता है। ए प्लस बी का डायरेक्शन कौन देगा, अपना यूनिट वेक्टर। तो ए प्लस बी का जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको निकालो, यूनिट वेक्टर को निकाल लो, इसका यूनिट वेक्टर ही तो इसका डायरेक्शन देगा ना। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, खुद वेक्टर, खुद का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। खुद का वेक्टर लिख दो और मॉड ऑफ दैट वेक्टर मतलब रूट ओवर 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो 25, तो 5 आ जाएगा। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और इधर पे आ जाएगा 5। ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। और तुम्हें यही तो बताया गया है कि यूनिट वेक्टर ही निकालना था तुम्हें। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही तो इसका वेक्टर, इसका डायरेक्शन देगा ना। तो इधर पे यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी जो निकाल लिया, ये उसका डायरेक्शन हो गया। अभी इस डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है देख लो, अच्छे से समझ लो बात को समझ लो कि ये जो चीज आया है इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो सर 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। हमें तो ऐसा एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और डायरेक्शन किधर हो, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, क्योंकि ए प्लस बी का डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, ए प्लस बी का डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन जो आया है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट हमें मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, इसी डायरेक्शन में चाहिए बट मैग्नीट्यूड 5 होना है। तो इसको ही 5 से इंटू कर देते ना, तो मिल गया ना हमें ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें जो चाहिए दैट इज इक्वल टू 5। उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से इंटू कर देंगे। क्या था तुम्हारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 5। देखो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाई 5, और 5 से इंटू करने 5 कट जाएगा, तो आंसर विल बी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो समझ आया कि नहीं। हमें बोला है कि ए प्लस बी, अगर ये समझ आ गया तो इसको अभी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं ये समझाते तुम इसको निपटा दो। ठीक है, ये देखो इसमें क्या बताया गया है कि ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी के डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। अभी ए प्लस बी का डायरेक्शन तो पहले निकालो, ए प्लस बी का डायरेक्शन तो देगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अभी यूनिट वेक्टर तो निकल गया, ठीक है, उसका डायरेक्शन का तो एक वेक्टर निकल गया, बट वो डायरेक्शन जो वेक्टर जो हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 5 होना है। तो उस डायरेक्शन में जो वेक्टर निकला वो तो यूनिट वेक्टर निकला, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इसको 5 से इंटू कर दो, तो उसी डायरेक्शन में तुम्हारा 5 का मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर निकल गया। दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका तुम्हारा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए प्लस बी आ गया घुमा फिरा के, वही बात है, ए प्लस बी तुम्हारा घुमा फिरा के आंसर आ गया। तुम्हें लगेगा सर ए प्लस बी हमेशा होगा क्या, नहीं हमेशा नहीं होगा। अभी 2 दिया है ना, तो कुछ अलग भी आ सकता है। इधर तो 5 मैच हो गया था, इसके वजह से वो कैंसिल आउट हो गया, हमेशा नहीं आएगा, ए प्लस बी नहीं होगा। ठीक है, ए प्लस बी के डायरेक्शन में निकालना है, तो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1 होता है। अभी अगर बोलता कि उस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, बट उसका मैग्नीट्यूड 10 होना है, तो 10 से इसको इंटू कर देता। अभी 5 बोला तो 5 से इंटू किया, 5 काट के ये आ गया, बट दैट इज ए प्लस बी आ गया। ठीक है, ओके, अच्छा अभी आगे बढ़ो। 2 वेक्टर्स आर गिवन दिस। ठीक है, तो ए वेक्टर 6 आई कैप 3 जे कैप और बी दिया हुआ है तुम्हारा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। हमें चाहिए ए प्लस बी के डायरेक्शन में, नहीं, फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दिस दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी का ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले ए प्लस बी निकालो, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन निकालते। ए प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, इसको प्लस करेंगे तो 5 आई कैप आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 6 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी। ए प्लस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो ए प्लस बी का पहले डायरेक्शन निकालो। ए प्लस बी का जो डायरेक्शन आता है वो आता है उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है,
यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी पहले निकाल सकते हो तुम, तो यूनिट वेक्टर इसका निकाल लो, दैट इज 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा उनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, ये आ जाएगा तुम्हारा 36, तो ये आ जाएगा 49, 49 मतलब 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। तो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका ए प्लस बी का डायरेक्शन है। ए प्लस बी का डायरेक्शन मैंने निकाल लिया। ए प्लस बी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चाहिए क्या, नहीं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑपोजिट ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तुम्हें बस क्या करना है, एक नेगेटिव लगाना है, इसके आगे एक नेगेटिव लगा दो। ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए ना तुम्हें, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करो, एक माइनस लगा दो, तो माइनस 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया ऑपोजिट ऑफ ए प्लस बी आ गया। ए प्लस बी का डायरेक्शन का ऑपोजिट मैंने निकाल लिया। अभी इसका मैग्नीट्यूड, इधर यूनिट वेक्टर है ना, बट मैग्नीट्यूड तुम्हें चाहिए 2, तो इसको 2 से इंटू कर दो तो हो जाता है। तो ऑपोजिट ऑफ ए प्लस बी आ गया, और हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 चाहिए। तो हमें क्या किया, 2 से इसको इंटू मार दिया पूरा चीज को, ये आ गया तुम्हारा आंसर, दैट विल बी -10/7 आई कैप, और ये आ जाएगा -12/7 जे कैप। चेक कर लेना कैलकुलेशन, बट ऐसा कुछ आएगा। क्या तुम्हें समझ आ गया अभी बात, क्या तुम्हें अभी बात समझ आ गया? बोलो, ये समझ आया क्या? देख लो। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें ऐसा क्वेश्चन अभी पूछ सकता है कि उसका डायरेक्शन में चाहिए, उसी डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, एक डायरेक्शन बता देगा तो वो डायरेक्शन पहले निकालना पड़ेगा ना, तो वो डायरेक्शन पहले निकाल दो। अभी डायरेक्शन निकालना मतलब यूनिट वेक्टर निकालना, डायरेक्शन निकालना मतलब यूनिट वेक्टर निकाला, तो यूनिट वेक्टर मैंने निकाल लिया, और यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए था तो माइनस लगा दिया। और कितना मैग्नीट्यूड का चाहिए था, 2 का, तो 2 मैंने इंटू कर दिया, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है 1 है, तो 2 से इंटू कर दिया, तो 2 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, अभी उसका मैग्नीट्यूड 2 हो गया। ठीक है, और एक तुम्हारे लिए अभी मैंने लाया इधर पे, क्या तुम इसको कर सकते हो, ये होमवर्क अभी तुम मान सकते हो, बट इसका फॉर्मेट मैं ऐसे बना के देता हूं कि इस बार मैं डायरेक्ट दे दिया कि पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, इस बार ए प्लस बी वगैरह नहीं करना पड़ेगा, मुझे वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है ना मुझे, तो ये वेक्टर अगर दिया हुआ है इसके पैरेलल, देखो फाइंड ए वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज 10, मैग्नीट्यूड हमें 10 चाहिए, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, पहले वो निकाल लो। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना है तुम्हें। पैरेलल वेक्टर ऑफ क्या निकालना है हमें, ए वेक्टर। ए वेक्टर का पैरेलल वेक्टर कौन होता है, उसका यूनिट वेक्टर होता है ना, पैरेलल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, तो वही तो तुम्हारा पैरेलल वेक्टर हो गया। तो मतलब यूनिट वेक्टर ही निकालना है इसका, तो इसका यूनिट वेक्टर जो निकालेंगे, इसका जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर तुम्हारा आ गया दिस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड ऑफ दिस वेक्टर विल बी 4 + 9 + 1, दैट विल बी 14, तो 2/√14। ठीक है, 2/√14 आई कैप, 3/√14 जे कैप, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, और हो जाएगा तुम्हारा 1/√14 जे कैप। ठीक है, ये तुम्हारे पास पूरा दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने लिख दिया, मतलब ए वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर इसका क्या है, पैरेलल है। हमें चाहिए एक वेक्टर जिसका आंसर जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, तो इसको 10 से इंटू कर देंगे, बस हो गया ना। तो ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ही हम लोग 10 से इंटू कर देंगे, डेट इज 10 ए कैप कर देंगे। 10 से अगर इसको इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20/√14। अच्छा, इसका तो तुम्हें करना था ना, तो ये निकाल के बताओ तुम। ठीक है, ये निकाल के कमेंट करना हमें, ये तो निकालना था, 10 से इंटू कर देने से आंसर आ रहा है, मैंने तो सब निकाल दिया जल्दी में मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, तो तुम्हें पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता और तुम्हें उसके बाद 10 से इंटू करना पड़ता। ठीक है, तो आंसर आ जाता। ठीक है, फिर मैंने इधर पे देखो, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ हमारा। ठीक है, ये मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए कि
ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग पूरा जेई का जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अभी बेसिक हम लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी ये अगर देखना है तुम्हें तो अभी खत्म कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, अभी खत्म कर लेते हैं। चलो, हमें क्या चाहिए, ठीक है। इधर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाई है, ये जेड है, ओके। ए बी ओ डी, ए बी ओ डी इधर पे भी है, और एक क्या है, बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ। तो देखो इधर पे दिया हुआ है, ठीक है, इधर पे 3D में समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, पूरा 3D का काम है। इस तरफ वाई एक्सिस है, मतलब इधर अगर देखोगे तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरफ जेड एक्सिस है, तो मतलब ये अगर देखोगे तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये पक्का ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये तो अभी समझ ही आ गया तुम्हें। ये अगर वाई है, ये अगर जेड है, तो तुम्हारे तरफ जो आ रहा है ना, ये मतलब तुम्हारे तरफ जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस होगा, ओके। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक क्यूब दिया हुआ है, उसमें उसमें सेंट्रल पॉइंट चाहिए ऑफ द फेस, ए बी ओ डी, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस चाहिए, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस मतलब हम लोग इसको कैसे करेंगे, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द शेप अगर हमें चाहिए तो क्या मैं इधर पे थोड़ा सा अगर दिखाऊं तुम्हें, तो एक चाहिए ए बी ओ डी, ए बी ओ डी। तो देखोगे ए बी ओ डी तो ये वाला फेस है, ए बी ओ डी, ए बी ओ डी का सेंट्रल फेस चाहिए, सेंट्रल पॉइंट चाहिए, सॉरी फेस नहीं, सेंट्रल पॉइंट चाहिए। तो क्या करोगे, ये अगर ओरिजिन है और ये कौन सा प्लेन हो जाएगा तुम्हारे लिए, एक्स जेड। देखो एक्स जेड में है ना ये वाल देखो, ये अगर तुम्हारा घर है तो ये वाल तुम्हारा एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन का तुम्हें मिड पॉइंट बताना है, तो मिड पॉइंट नहीं बता पाओगे तुम, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते, पी दे देते नाम इसका, पी। ये पी तुम नहीं बता पाओगे, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें ओरिजिन से पहले आना पड़ेगा एक्स में। तो कितना होगे, अगर टोटल तुम्हारा क्या दिया हुआ है, टोटल इस क्यूब का शायद इधर पे नहीं दिया गया, दिया है, साइड कितना दिया हुआ है, ए है, ठीक है। तो ये पूरा ए है, तो सेंट्रल पॉइंट में आना है ना, तो तुम किस में आओगे, तो तुम ए बाई टू में आओगे। ये सेंट्रल पॉइंट में आना है ना तुम्हें, तो तुम कहां पे आओगे, ए बाई टू में आओगे। तो ए बाई टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में ए बाई टू आ जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में ए बाई टू आ गए। और फिर तुम्हें, क्योंकि एक्स जेड प्लेन है ना, तो फिर तुम्हें जेड में जाना पड़ेगा और ए बाई टू, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है पूरा सेंट्रल पॉइंट, तो और ए बाई टू तुम्हें जेड में जाना पड़ेगा, मतलब वाई जीरो हो जाएगा, और जेड में क्योंकि एक्स जेड में तो वाई जीरो होगा ना, तो और तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक प्लेन तुम्हारा, ठीक है। अभी दूसरा प्लेन मैं दिखाता हूं, देखो दूसरा प्लेन भी इधर पे लिखा हुआ है, दैट इज कौन सा वाला प्लेन लिखा हुआ है, बी ई एफ ओ। तो देखो बी ई एफ ओ, ये वाला प्लेन, ये ठीक है, ये वाला प्लेन, ये वॉल हो गया एक, एक ये वॉल हो गया जो तुम्हारे सामने देख लो, ये वॉल और ये वॉल, इसका सेंट्रल पॉइंट और इसका सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंट्रल पॉइंट और उस वॉल का सेंट्रल पॉइंट जो एडजसेंट साइड में, ठीक है। तो इसका सेंट्रल पॉइंट अभी तुम नहीं निकाल सकते हो, इसका सेंट्रल पॉइंट लेट से इधर पे आएगा, ठीक है, क्यू पॉइंट, लेट से क्यू पॉइंट, ठीक है। इसमें ये देखो, ये वाई जेड प्लेन में मतलब एक्स जीरो होगा, तो एक्स को मैंने जीरो बना दिया। फिर वाई में तुम्हें पहले चलना पड़ेगा, टोटल ए है तो ए बाई टू चलना पड़ेगा, तो ए बाई टू चल लिया। और फिर तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब जेड एक्सिस में जाना पड़ेगा और ए बाई टू जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेंट्रल पॉइंट चाहिए, ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द दिस एंड दिस। तुम्हें एक्चुअली इधर पे जो भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, इसका अगर तुम मीनिंग देखोगे तो तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन शायद ऐसा ही बनाया हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए हमें, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पी क्यू वेक्टर चाहिए, डायरेक्ट बात है, पी क्यू वेक्टर चाहिए। पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए बोला था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू वेक्टर। तुम्हें क्या चाहिए, पी क्यू वेक्टर निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है तुम्हें, पी क्यू वेक्टर निकालना है। पी क्यू वेक्टर तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू वेक्टर, ठीक है। और तुम्हें पता है पी क्यू वेक्टर निकालना है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, बोलो, इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो फाइनल क्या है, जीरो, माइनस इसका देखो कितना है, ए बाई टू, ठीक है। ये सब तो कल सिखाया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, आई कैप लगा दोगे, फाइनल कितना है, ए बाई टू, और इनिशियल कितना है, जीरो, जे कैप लगा दोगे, फाइनल कितना है, ए बाई टू, और इनिशियल भी कितना है, ए बाई टू, तो ए बाई टू माइनस ए बाई टू अगर करोगे तो जीरो के कैप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए बाई टू ए कैप, और इधर से देखोगे तो प्लस ए बाई टू जे कैप। जो ऑप्शन में था वो कॉमन लेके था कि ए बाई टू कॉमन ले लिया था उन्होंने, और जे माइनस आई लिखा था, क्योंकि माइनस आई प्लस जे या तो जे माइनस आई, एक ही तो बात है। तो ये तुम्हारा आंसर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली पूछा था, या तो तुम इसको क्या बोल सकते हो कि सर ये हमारा
पी क्यू वेक्टर, ठीक है, पी वो दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू वेक्टर निकाल लिया मैंने। देख लो, इजी बात है, इजी बात है, देख लो, ठीक है। तो देखो अभी वेक्टर एडिशन में हमें जाना है, ठीक है। वेक्टर एडिशन में अगर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। दो वेक्टर अगर तुम्हारे पास है तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, वो सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले तुम्हें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ये सब बेसिक बेसिक सा बातें चल रहा है। जब अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें आईआईटी का क्वेश्चन, उसमें भी वेक्टर ऐसा पूछा था, तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि एंगल कौन सा लेना है। तो एंगल ही अगर समझ नहीं आएगा तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये एक वेक्टर दिया हुआ है तो ग्रीन कर देते, पिंक अच्छा नहीं लगता ज्यादा, शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा पिंक, ठीक है। तो ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर। और सोचो कि मेरे पास ये और एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच में अगर तुम्हें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो तुम डायरेक्ट बता देना सर टेल टेल अगर मिला हुआ है, देख लो इसका टेल पता है ना, तो टेल टेल अगर मिला हुआ है तो जो एंगल बनेगा वही एंगल होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। टेल टेल जो एंगल बनेगा वही होगा। लेकिन अभी देखो, अभी बनाता हूं, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये अगर तुम्हारा एक हो गया वेक्टर, ये अगर तुम्हारा एक वेक्टर हो गया, और सोचो सोचो तुम्हारे पास दूसरा वेक्टर ऐसा आ गया, तो ये क्या हो गया सर, ये हेड हेड ज्वाइन हो गया। क्या हो गया सर, ये हेड और हेड ज्वाइन हो गया। हेड हेड भी ज्वाइन होके उसके बीच में जो एंगल बनाएगा उसको तुम एंगल बिटवीन दिस वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये थीटा ले सकते हो, ठीक है। दीज आर द एंगल्स बिटवीन दिस टू वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन आ गया कि किसी का हेड इधर पे है, किसी का हेड इधर पे है, ठीक है, किसी का हेड अगर इधर पे है और किसी का टेल अगर इधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हेड टेल अगर लग गया, तो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टार्ट होना जरूर स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अभी हेड और हेड नहीं, सॉरी, हेड और क्या लग गया, टेल लग गया, हेड और टेल, हेड और टेल लग गया, हेड और टेल क्या लग गया, हेड और टेल, ठीक है। हेड और टेल अगर तुम्हारे पास कनेक्टेड है दो वेक्टर का, ठीक है, दो वेक्टर का अगर हेड और टेल कनेक्टेड रहता है तो ये एंगल अगर तुम बताओगे तो गलत हो जाएगा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये लिख के काट दो इधर ऐसे, एंगल बिटवीन, इसको ए बी पकड़ते हैं, ठीक है, ये ए होने से ये बी होगा, ये ए होने से ये बी होगा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर मुझे बोलना है ए और बी, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये इस बार नहीं होगा, इसमें तो हो जाएगा। देखो ये ए ये बी, ये ए ये बी, इसमें थीटा ही आंसर आएगा, ठीक है। ये दोनों सही है। मतलब हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड में तुम लिखोगे अगर टेल टेल कनेक्टेड है, हेड हेड कनेक्टेड है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही तुम्हारा आंसर आएगा, वही तुम्हारा आंसर देगा, वही तुम्हारा थीटा होगा। बट अगर हेड टेल लगा हुआ है, इफ हेड एंड टेल इज कनेक्टेड, देखो ये सही है, इधर पे नोट में लिखेंगे हम लोग, इफ, पहले दोनों सही है, इफ हेड एंड टेल इज कनेक्टेड, इफ हेड एंड टेल इज कनेक्टेड, ठीक है, हेड और टेल अगर कनेक्टेड होता है तब तुम्हारा सिचुएशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। मतलब ये जो चीज है ये नहीं होगा, ठीक है, ये जो चीज है इसको ऐसे काट देना, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये सही है, ये भी सही है, लेकिन वो चीज सही नहीं है, ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा, ये भी एंगल होगा, ठीक है। एंगल बिटवीन, ये इसमें लिख सकते हो एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही है तुम्हारा एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर चाहिए तो यही हो जाएगा, ये दोनों का एंगल सही है, ये दोनों एंगल सही है, बट ये एंगल सही नहीं है। तो इसको समझने के लिए इफ हेड एंड टेल आर कनेक्टेड, हेड और टेल अगर कनेक्टेड होता है तब हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे एक वेक्टर आ गया तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए ऐसे एक वेक्टर चला गया, तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हें थोड़ा सा जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है, या तो मैंने तुम्हें शिफ्ट सिखाया था लास्ट क्लास में, हम लोग ने सिखाया था पैरेलल शिफ्ट, तो ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि
तुम्हें हेड हेड या तो टेल टेल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हेड हेड या तो टेल टेल में लाओ। तो क्या करो तुम, इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है, लेट्स से ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तुम क्या करो, बी वेक्टर को शिफ्ट कर लो। शिफ्ट करके तुम इसको शिफ्ट करके आगे की तरफ लेके आओ, ठीक है। इसको शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करके इसको आगे की तरफ लेके आओ। देखो डॉटेड से दिखा रहा हूं, बट ये शिफ्टेड है एक्चुअली। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, विदाउट चेंजिंग क्या, रोटेशन। कोई रोटेशन मत देना इसको, सिर्फ आगे की तरफ लाना है तुम्हें। सिर्फ इसको आगे की तरफ लेके आओ, तो ये ही तुम्हारा बी हो जाएगा इधर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल दिखाया था ना कि बी को तुम कहीं पे भी लेके जा सकते हो विदाउट, क्या करना नहीं है, क्या चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को ऐसे घुमाना उमाना नहीं है, और लेंथ को भी चेंज नहीं करना है। तो तुम इस वेक्टर को कहीं पे भी तुम कॉपी करके लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इस वेक्टर को तुम ऐसे लेके आओ, तो अभी देखोगे ये जो बी वेक्टर है ना, अभी देखोगे इसका टेल और टेल कनेक्ट हो गया। क्या हो गया, इधर का अगर देखोगे तो इनका टेल और टेल अभी कनेक्ट हो गया। अभी टेल एंड टेल कनेक्ट हुआ है, और टेल और टेल के बीच में इसका टेल ये, इसका टेल ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना आया है या नहीं बता दो मुझे, ठीक है। आया है या नहीं बता दो मुझे, ठीक है। तो और भी और एक एग्जांपल लेते और एक एग्जांपल। तो ये हो जाएगा, ये इधर पे लिख देना, यही है तुम्हारा आंसर, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये थीटा जो भी होगा, सोचो कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री अगर है तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 60, मतलब 120 तुम्हारा आंसर होना चाहिए था। बट तुम क्या करोगे, तुम गलती करके 60 लगा के आ जाओगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि तुम 60 और 120 का तो अलग अलग वैल्यू आता है, तो अलग अलग वैल्यू आएगा। और तुमने क्या किया, तुमने इधर पे 60 लेके सॉल्व करके आया, ठीक है। ये अगर 60 हुआ ना, तो तुम जल्दी से 60 लगा दोगे, नहीं, तुम्हें टेल टेल या हेड हेड को मिलाना पड़ेगा। तुम क्या करो, बी को आगे की तरफ लाओ, या तो ए को पीछे की तरफ लेके जाओ, तो भी चलता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम ऐसा कर सकते थे कि ए को पीछे लाओ तो हेड हेड मिल जाता, तो ये एंगल, तो ये 60 होने से ये 120 फिर से हो जाता, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक को तुम्हें आगे पीछे करना पड़ेगा, टेल टेल या तो हेड हेड को कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो अभी और एक एग्जांपल ले लेते, दैट इज कभी कभी तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि ये एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, ये एक वेक्टर आ रहा है, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, और तुम्हें ये दिखाई देगा, तुम्हें ये दिखाई देगा कि इधर से कोई और एक वेक्टर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। आगे लगेगा हमें, ये सब लगेगा, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये एग्जांपल है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हेड, और इसमें अगर देखोगे ना, तो ये हेड और क्या लगा हुआ है, टेल लगा हुआ है। तो हेड और टेल अगर लगा हुआ है तो ये एंगल नहीं देगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा इनके बीच में, जो ये एंगल लेट से ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये एंगल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये 30 डिग्री तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें क्या नहीं लेना है, ये 30 डिग्री को क्रॉस मार देना है, ये तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर है इसको शिफ्ट कर दो, इधर कर दिया मैंने शिफ्ट, लेंथ वगैरह ना चेंज करके, तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना है, इसको रोटेशन नहीं देना है। तो ऐसे तुम्हें इसको शिफ्ट कर देना है, और शिफ्ट करने के बाद तुम्हें ये सोचना है कि सर ये तो शिफ्ट हो गया, देखो तेरा तो नहीं हुआ, तो ये शिफ्ट हो गया, ये तुम्हारा अगर ए है तो ये भी तुम्हारा अभी ए ही होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा बी है तो ये बी होगा, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे तो ये जो, ये देखो ये और ये, तो अभी हेड हेड इसको काट देते रे, ये पहले हेड हेड लगा हुआ था, लेकिन अभी देखो ये पॉइंट में इसका टेल और इसका टेल, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये अगर 30 है तो पूरा 180 बनना है, तो 180 माइनस 30 बन जाएगा 150 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। क्या तुम्हें समझ आ गया कि कौन सा एंगल लेना है, कौन सा एंगल लेना है, वो अगर समझ आ गया तो बोलो कैसे कैसे करना है, वो समझ आ गया तो बोलो। अगर हेड हेड या तो टेल टेल, वो ही तुम्हारा एंगल होता है, ठीक है। हेड हेड अगर लगा हुआ है, टेल टेल अगर लगा हुआ है, तो जो एंगल बनेगा ना दोनों के बीच में, वही तुम्हारा एंगल है। दूसरा अगर तुम्हारा हेड टेल लग रहा है तो तुम्हारा एंगल नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने इसको बना के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिख के काट दिया कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको भी तुम्हें नोट करना है, क्योंकि तुम गलती तो करते हो ना, तो गलती नहीं करना है, इसके लिए इसको मैंने लिखाया कि ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है।
तो होता क्या है, होता ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों करेक्ट है और ये एग्जाम्पल से, ठीक है। अगर अगर ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे, तो वेक्टर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, वेक्टर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इधर पे मैं लिख देता हूं, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वेक्टर को शिफ्ट करके तुम्हें आंसर निकालना पड़ेगा। वेक्टर शिफ्ट मतलब कैसा वाला, पैरेलल वाला शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट कर दो तुम, आगे आगे की तरफ लेके आ जाओ, ठीक है, आगे की तरफ, ये पैरेलल हो गया ना, इसके पैरेलल आगे की तरफ लेके आ जाओ। तो शिफ्ट कर लो इसको, वेक्टर पैरेलल शिफ्ट करके तुम क्या देख लो कि टेल टेल के बीच में या हेड हेड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करना हम लोग वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हो जाता है कि दो वेक्टर को प्लस करने के बाद जो नया जो वेक्टर बन रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, वो बात है। तो मतलब अगर मैंने ये बता दिया तुम्हें कि एक ए वेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, और एक बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर का खुद का एक क्या होगा, खुद का एक डायरेक्शन होगा और खुद का एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, एक डायरेक्शन होगा और खुद का एक, खुद के पास एक क्या आएगा, एक खुद का एक मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड खुद का भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है वेक्टर में, ठीक है। तो अभी देखो, अच्छा बी वेक्टर मतलब क्या है, आराम से सुनो। बी वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका एक कुछ अलग डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं भी तो हो सकता है, तो इसका कुछ अलग डायरेक्शन होगा और उसका कुछ अलग मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ अलग मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ये ऐसा ही तो होगा कुछ। सोचो मुझे क्या करना है, ए और बी को प्लस करना है, मुझे इसको क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है, प्लस करना है। तो इसको प्लस करने के बाद जो सी वेक्टर आएगा, तो सी इज अ वेक्टर, ए और बी को प्लस करने के बाद सी तो आएगा ना, ए और बी को मैंने प्लस किया, जो सी वेक्टर आया, ए और बी को जो मैंने प्लस किया, जो सी वेक्टर आया, उसका भी तो एक डायरेक्शन आएगा प्लस उसका भी तो एक मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, सी जो आया उसका एक क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा और उसका एक क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा। तो ये खुद में वेक्टर है, ये भी खुद में वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर को प्लस करोगे तो इसका भी एक जो वेक्टर आएगा उसका भी एक डायरेक्शन होगा, उसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा। समझ बात आता है। तो तुम्हें दोनों चीज को प्लस करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा और साथ में डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी को करना है और कुछ नहीं, ए प्लस बी सीखना है। तो मैग्नीट्यूड तो वेरी सिंपल, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड इसका और इसका मैग्नीट्यूड प्लस हो जाता है। मतलब मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, इसका m1 मैग्नीट्यूड है, इसका m2 मैग्नीट्यूड है, सोचो कि ठीक है, इसका m2 मैग्नीट्यूड है, तो प्लस करने का ये फायदा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना वो m1 प्लस m2 आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऐसे प्लस हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया सर, ये समझा नहीं क्या, ये दोनों प्लस करने से ये हो जाएगा, ठीक है। सोचो कि एक का मैग्नीट्यूड 3 है और दूसरा का मैग्नीट्यूड 4 है, सोचो एक का मैग्नीट्यूड, ये एक वेक्टर है, ठीक है। देखो इधर पे क्या गलती होता है लोगों से कि सर इधर पे एक इसका मैग्नीट्यूड m1 है और इधर पे सर इसका मैग्नीट्यूड m2 है, तो मैग्नीट्यूड क्या क्या चक्कर ये होगा कि मैग्नीट्यूड, क्योंकि सर ऐड कर रहे तो इसका मैग्नीट्यूड m1 इसका मैग्नीट्यूड m2, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड m1 प्लस m2 हो जाएगा, क्या ये मैग्नीट्यूड m1 प्लस m2 होगा, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो, ये नहीं होता है। अच्छे से लिख के रखना, ये गलती लिख के रखो, ये नहीं होता है। आज देखेंगे ये नहीं होता है, तो क्या होता है आज करेंगे, ठीक है। ये नहीं होता है, नो ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि इसका मैग्नीट्यूड m1 है इसका मैग्नीट्यूड m2 है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, तो सर ये स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं, स्केलर प्लस हो गया, स्केलर एडिशन हो गया। तो स्केलर एडिशन में तो यही करते थे ना, 3 + 4 7, क्या ये होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये लिख के रखो, ये नहीं होता है। तो ये नहीं होता है तो क्या होता है, इसके लिए हमें आज समझना पड़ेगा वेक्टर एडिशन को, दैट इज ये इसके बीच का जो एंगल है ना, एंगल के ऊपर वो डिपेंड करेगा। वेक्टर एडिशन किस पे डिपेंड करता है, एडिशन किस पे डिपेंड करेगा, एंगल, क्या किस पे, एंगल के ऊपर, डिपेंड्स ऑन एंगल। एंगल क्या है, दोनों के बीच का, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालना है वो मैंने बिटवीन देम, ठीक है, एंगल कैसे निकालना है वो मैंने निकाल दिया। तो वेक्टर एडिशन डिपेंड्स किस कौन सा एंगल में हो, ठीक है, क्या m1 और m2 मिला के m1 प्लस m2 आ जाएगा। अच्छा डायरेक्शन के बाद तो बता ही नहीं, तो डायरेक्शन के बाद, डायरेक्शन का जो बात है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है, समझेंगे आगे जाके। तो बट मैग्नीट्यूड को पहले मैं क्लियर कर रहा हूं कि सोचो a और b को मैंने क्या किया, a और b को मैंने प्लस किया,
ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है और बी का मैग्नीट्यूड 6 है, तो क्या सी वेक्टर जो प्लस करके जो वेक्टर आया, क्या उसका मैग्नीट्यूड m प्लस क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा? तो आंसर इज नो, m1 प्लस m2 नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से लिख दिया, इधर पे पूरा नोट करो अच्छे से। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हारा कंफ्यूजन रहता है, ये सब मैं दूर कर रहा हूँ कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, और एक बात और एक सुनो कि सर ये जो ए है और ये जो बी है, इसको प्लस करने के बाद, क्योंकि हमें वेक्टर एडिशन करना है, तो अभी प्लस के बारे में बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको हम लोग माइनस भी करेंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये अगर हमारे पास ये है, ठीक है, ए प्लस बी करने से, देखो अगर इफ ए अगर एक वेक्टर में दिया हुआ है 2i कैप, अभी जैसे हम लोग ने किया भी था लास्ट में, और सोचो कि जे कैप, ठीक है, और बी दिया हुआ है लेट से आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या तुम्हें प्लस करना नहीं आता है? तो प्लस कर लो ना, सी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी करना तो आता है तुम्हें। तो ये बात सही है कि सर वेक्टर में अगर दिया है ना तो जल्दी जल्दी प्लस हो जाता है। कैसे हो जाएगा, 2i और ये i, तो ये 3i हो जाएगा। सर क्या फर्क पड़ता है क्या कुछ? इसको प्लस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 जे कैप हो जाएगा, और इसको इधर देखो 0 के कैप है ना, इसको तो इसको प्लस करोगे तो के कैप आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 3i कैप प्लस के कैप। तुम अगर अच्छे से देखोगे तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है। तो तुम अगर देखोगे तो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन भी आता है ना, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही है, साथ साथ में देखो डायरेक्शन भी अभी के लिए चेंज हो चुका है। अभी डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा वो सब किस पे डिपेंड करेगा, वो सब तुम्हारा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है कि चेंज ना भी हो, जब दो वेक्टर पैरेलल जाता है ना तब डायरेक्शन सेम ही रहेगा, जो सी वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन सेम ही रखेगा, मतलब सी वेक्टर का भी डायरेक्शन ए और बी के डायरेक्शन में होगा, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। बट तुम्हें दिख रहा है क्या, मैं ये तुम्हें समझाया कि ए वेक्टर का हुलिया ऐसा था, बी वेक्टर का हुलिया ऐसा था, जब मैंने सी वेक्टर निकाला ना, ए वेक्टर में के नहीं था, बी वेक्टर में तीनों था, लेकिन अभी सी वेक्टर में देखो जे नहीं है, सी वेक्टर में जे नहीं है, तो अलग अलग आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये जिस प्लेन में है उस प्लेन में ये आएगा, ऐसा कुछ बात है। ये भी मैं भी समझा रहा हूं कि अगर दो वेक्टर क्या ये जिस प्लेन में है, ये जिस प्लेन में है, हाँ चलो ये लिखते, क्या ये दोनों सेम प्लेन में होगा? सोचो कि ए एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, ये दूसरा, ये भी उसी प्लेन में है। ठीक है, ए और बी जिस प्लेन में होगा सी भी उसी प्लेन में आएगा, इसको तुम नोट करो। अगर ए अगर एक प्लेन में है, प्लेन नंबर 1, ठीक है, तो बी भी प्लेन नंबर किसमें होगा, 2 में होगा, तो ही जाके तुम 2 में नहीं सॉरी 1 में ही होगा, तो ही जाके तुम इसको प्लस कर सकते हो। तो क्या तुम्हारा जो आंसर आएगा वो प्लेन 1 में ही आएगा। ये तुम अच्छे से नोट करके रखो कि वेक्टर एडिशन करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो हमेशा जिस प्लेन का दो वेक्टर को प्लस किया था उसी प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, दूसरा प्लेन में नहीं चला जाएगा। अगर इसी प्लेन में दो वेक्टर है, देखो ये अगर दो वेक्टर है एक ही प्लेन में है, तो इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी सेम प्लेन में ही आएगा। ठीक है, ये एक वो था। और मैं इधर पे ये समझाना चाह रहा था कि इसमें देखो जे है, इसमें भी जे है, लेकिन दोनों को प्लस करने के बाद जे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कर रहे तो इसको ऐसा समझो कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड को प्लस करके इसका मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वगैरह तुम्हारा सेम नहीं होगा कि प्लस कर रहे तो सर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, डायरेक्शन प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसका यूनिट वेक्टर निकाल के प्लस कर दिया कि सर इसका यूनिट वेक्टर आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर रूल सीखना पड़ेगा। प्रॉपर हमारे पास लॉज है, क्या है, लॉ है हमारे पास, क्या है, ट्राइंगल लॉ है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ है हमारे पास, पॉलीगॉन लॉ है, वो सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब मैं आराम से तुम्हें सिखाऊंगा। अच्छा, और एक चीज मुझे इधर पे बोलना था कि सी जो आंसर आ रहा है ना हमारा सी वेक्टर, उसका एक नाम भी है, उसको लिख लो, दैट इज रिजल्टेंट। सी वेक्टर का नाम होता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो तुम्हें कहीं पे भी अगर ए एंड बी का रिजल्टेंट बता दे, तुम्हें क्या बता दे कि रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी निकालो, तुम्हें क्या बता दे, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी निकालो, तो तुम समझ लेना कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो मतलब ए और बी का प्लस कर दो। ठीक है, ए और बी का अगर प्लस कर दोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट अगर वर्ड तुम्हें मिला है तो इसका मतलब सी वेक्टर ही है, वो सी वेक्टर ही है। देखो रिजल्टेंट मतलब सी वेक्टर ही, तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ही होता है तुम्हारा सी वेक्टर, मतलब ए और बी को प्लस करने के बाद क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वेक्टर इधर पे अगर देखोगे तो डेफिनेशन में लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, वेक्टर एडिशन इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू वेक्टर। देखो दो वेक्टर को मैंने कंबाइन किया, दो वेक्टर को मैंने कंबाइन किया सच दैट एक न्यू वेक्टर क्रिएट हो गया। ये जो न्यू वेक्टर क्रिएट हुआ ना, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें निकालना है।
ठीक है, आगे जाके तो अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो सही है। देखो ये दिया है, ये दिया है, तो दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। जो आंसर आया है, देखो आंसर तो आ ही गया, इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो ना, इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकाल दो तो डायरेक्शन आ जाएगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो √3² + 1² कर दो तो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। अच्छा, और इधर पे क्या लिखा है, क्रिएट न्यू वेक्टर आइदर बाय एडिंग देयर कंपोनेंट्स और यूजिंग ग्राफिकल टेक्निक्स टू टेक्निक्स सच एज ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लो। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लो लगा के अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट्स वगैरह बोला है ना, वो आगे जाके पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब कंपोनेंट्स, एक वेक्टर का कंपोनेंट्स कैसे निकालना है वो सब जब सीखेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, चलो स्टार्ट करते। ट्राइंगल लो, कैसे दो वेक्टर को प्लस करना है, कैसे दो वेक्टर को प्लस करना है। दो वेक्टर को प्लस करना आता है, यस सर, ए और बी को प्लस कर दिया, आता है हमें। सर डायरेक्शन क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, प्लस करना तो आता है सबको, डायरेक्शन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा ट्राइंगल लो। तो ट्राइंगल लो ये बोलता है, ठीक है, ट्राइंगल लो ये बताता है हमें कि सर ये अगर ए वेक्टर है, देख लो अच्छे से, ये अगर ए वेक्टर है, दिख रहा है ना, ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, जिसमें से ए का जो हेड होगा वो बी का टेल के साथ तुम्हारा कनेक्टेड है। ए का हेड बी का टेल के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। ए का हेड अगर बी का टेल के साथ कनेक्टेड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ट्रायंगल लो होना पॉसिबल है। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, हमेशा देखना पड़ेगा। देखो इधर पे हमेशा देखना पड़ेगा, देखो इधर पे मैं तो रेड है, इसको मैं इधर पे और थोड़ा सा, देखो ये है तुम्हारा हेड, ठीक है, ये हेड होना ही पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम्हें ये पता होना पड़ेगा कि एक वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल के साथ कनेक्टर होना पड़ेगा, और ये कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिजिक्स में इसको हम लोग बोलेंगे सेम ऑर्डर। मैंने अगर कभी तुम्हें ये पूछा कि सेम ऑर्डर क्या होता है तो तुम बोल देना कि सर एक का हेड दूसरा का टेल के साथ जब कनेक्टेड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अभी ए और बी को मुझे प्लस करना है, ए और बी को मुझे प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद ए वेक्टर और बी वेक्टर। सर ए वेक्टर समझ नहीं आ रहा है क्या आप बोल रहे, सर ए वेक्टर मतलब ऐसा कुछ 2i के प्लस जे के प्लस के वैसा कुछ, बी वेक्टर मतलब 5i के प्लस जे के प्लस 8k के ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो 5i के जे के ऐसा कुछ एक वेक्टर है, ये भी कुछ एक वेक्टर है, दोनों को मुझे प्लस करना है। ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों को मुझे प्लस करना है। तो प्लस करने से एक सी वेक्टर आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट बोला था ना, प्लस करने के बाद जो वेक्टर आता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। ये जो रिजल्टेंट आएगा वो ए प्लस बी हो क्या आएगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये ए वेक्टर है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो ए वेक्टर समझ गया ना, ए वेक्टर ऐसा ही है जो हम लोग पढ़ के आए, बी वेक्टर समझ आ गया ना, जो हम लोग ने पढ़ के आया ऐसा ही है। तो दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है, दोनों वेक्टर को मुझे प्लस करना है, दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों वेक्टर अगर दोनों वेक्टर ऐसे कनेक्टेड है, देख लो, अगर दोनों वेक्टर, एक वेक्टर का हेड इधर पे देख लो, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर का टेल के साथ अगर कनेक्टेड है, ठीक है, इस वेक्टर का हेड अगर इस वेक्टर का टेल के साथ कनेक्टेड है, तो ए वेक्टर जो तुम्हें दिखाया था ना अभी और बी वेक्टर जो हमें दिखा था, तो ए वेक्टर का टेल से स्टार्ट होके बी वेक्टर का हेड में तुम्हारा जो भी डायरेक्शन आएगा वो होगा तुम्हारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। बोलो समझ नहीं आया तो देखो, ए वेक्टर अगर ये है और बी वेक्टर अगर ये है तो तुम्हारा रिजल्टेंट जो सी वेक्टर या तो रिजल्टेंट आर वेक्टर वो ये होगा। बोलो समझ आया। अगर ए का हेड बी के साथ, बी का टेल के साथ कनेक्टेड है, ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्टेड है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो तुम्हारा ए का टेल से स्टार्ट होके बी का हेड में लगेगा। लिख देता हूं ये चीज कि सर अगर इफ ए वेक्टर का टेल, देखना ये इंपॉर्टेंट है पूरा, ए वेक्टर का टेल नहीं, ए वेक्टर का हेड है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर का टेल के साथ कनेक्टेड है, टेल के साथ, देखो ऊपर में इंग्लिश में तो लिखा हुआ है कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अगर है और अभी हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी मतलब आर हो जाएगा। एंड वी वांट टू फाइंड ऐसा है, अभी मुझे ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी, वी वांट टू फाइंड ए प्लस बी का
जो आंसर आएगा दैट इज लेट्स से आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, वी वांट टू फाइंड ए प्लस बी, दैट इज आर वेक्टर जो आएगा, देन आर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा तुम्हें, आर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ए का टेल से। आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या कैसे बताओगे, ए का टेल से, देखो ए का हेड बी का टेल के साथ कनेक्टेड है, अभी ए का टेल तो खाली है, तो ए का टेल से बी का हेड में एक वेक्टर ड्रॉ करो, वही होगा तुम्हारा आर वेक्टर, ठीक है। अगर आर वेक्टर चाहिए, देखो ये पढ़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, पूरा बात तुम्हें समझ आएगा। यही था तुम्हारा पूरा ट्रायंगल लॉ में फिर मैं समझा रहा हूं, फिर देखो और एक बार कि ए का हेड बी का टेल के साथ कनेक्टेड है, तो ए का टेल से बी का हेड में तुम्हें एक वेक्टर बनाना है, वही तुम्हारा ए और बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब प्लस। ए का हेड जहां पे बी का टेल के साथ जो कनेक्टेड है, बी का टेल के साथ इसका हेड देखो कनेक्टेड है, देखो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, कनेक्टेड है ना, इसका हेड और इसका टेल जहां पे कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, सेम ऑर्डर। अगर ए और बी सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, ऐसा भी बोल सकता हूं, उसका मतलब हेड और टेल कनेक्टेड है। ए और बी अगर सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, तो ए का जो टेल होगा और बी का जो हेड होगा, उसमें से तुम एक वेक्टर बनाओ, वही तुम्हारा होगा ए प्लस बी वेक्टर, वही होगा तुम्हारा ए प्लस बी वेक्टर। देखो ए प्लस बी करना तो आसान है, लेकिन उसका डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट ना। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आगे जाके हम लोग अच्छा एंगल वगैरह में निकाल लेंगे, बट अभी अगर तुम्हें ग्राफिकली समझना है कि ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो प्लस तो कर सकते हो, 2i कैप 3j कैप को प्लस नहीं कर सकते, प्लस तो करना आता है, अभी जो मैंने करके बताया प्लस तो करना आता है तुम्हें, 2i कैप 5j कैप ये सब प्लस करना आता है। बट इस ए वेक्टर और वी वेक्टर को प्लस करने के बाद जो वेक्टर आएगा, जो सी वेक्टर या तो रिजल्टेंट वेक्टर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए का तो डायरेक्शन ही है, बी का डायरेक्शन ही है, तो सी का डायरेक्शन या तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये बात है, बोलो समझ आ गया कि सर ए वेक्टर जो भी है, आई कैप जे कैप जो भी है, ठीक है, और बी वेक्टर भी जो भी है, 2i कैप 3j कैप जो भी, दोनों को प्लस करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो किस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्ट वेक्टर तो निकाल लोगे तुम आई कैप जे कैप ये सब प्लस करके, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो ए का टेल से लेके बी का हेड में कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होगा, वही उसका डायरेक्शन होगा। बोलो समझ आ गया बात, ठीक है। चलो हम लोग उसको पढ़ते एक बार इंग्लिश में। क्या लिखा हुआ है, स्टेट दैट इफ टू आर प्लेस्ड, टू मतलब टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड टेल टू हेड, मतलब ये हेड टेल है ना, हेड टू टेल ऐसा लिखा हुआ है। द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल बन गया, हाँ सबसे पहले ये ट्राइंगल लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया, पूरा क्लोज हो गया ना, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड साइड। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर एक साइड, ठीक है, एक साइड का हेड और दूसरा साइड का टेल अगर कनेक्टेड है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल से डिनोट करेंगे। अभी थर्ड साइड को कैसे लेना है, अगर ये सेम ऑर्डर में लेना है तो थर्ड साइड को तुम क्या लोगे, ऑपोजिट ऑर्डर में। मतलब सर ये जो आपने लिखा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा क्या हो गया, हेड जो कनेक्टेड है, हेड जो कनेक्टेड है, हेड और हेड में जो कनेक्टेड है, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका और एक नाम है, दैट इज हेड में जो कनेक्टेड है का और एक नाम है, इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट ऑर्डर। देखो इसमें टाइम दे रहा हूं, मतलब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, अभी याद होना चाहिए किसान ने क्या बोला था, ठीक है। तो अगर दो साइड, एक ट्राइंगल का दो साइड अगर सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, तो इन दोनों साइड का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब प्लस करना, ये बता दिया पहले ही, रिजल्टेंट मतलब दोनों का प्लस करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, और ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा ए का टेल से बी का हेड में जाना, ठीक है। तो ए बी जो हुआ, उसका जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, वो कैसे मिलेगा, तो तुम्हें ए का
टेल में आना पड़ेगा और बी का हेड में जाना पड़ेगा और दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो उसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन मिल गया ना भी ऐसा। देखो ए का डायरेक्शन ऐसा है, बी का डायरेक्शन ऐसा है, बट इसका डायरेक्शन है कुछ ऐसा, ठीक है। जो उसका जो प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसका और इसका डायरेक्शन है, तो अभी जो आंसर जो आएगा दोनों को ऐड करने के बाद उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। भी समझ आ गया बात, समझ आया, तो चलो आगे। अभी आता है एनालिटिकल मेथड। उसके पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा देता हूं, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है। मुझे तो समझ आया, तुम्हें समझ आया कि नहीं वो इंपॉर्टेंट बात है ना। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें अगर समझ नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं कि सर अगर तुम्हें ये दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर दिया हुआ है, और एक वेक्टर दिया हुआ है ये, ठीक है। ये मैं दे रहा हूं कि इसका हेड और टेल ऐसे कनेक्टेड है, हेड एंड टेल कनेक्टेड है, ताकि तुम अभी ट्रायंगल लो लगा लो, ठीक है। हेड और टेल ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो बी है, बी वेक्टर भी ले लो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ले लो, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए मुझे। क्या चाहिए? मैंने क्वेश्चन में ये बता दिया कि रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट अगर निकालोगे, लेट्स से सी वेक्टर या तो आर वेक्टर, रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय लेट्स से आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी का रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी नहीं निकालना आएगा क्या तुम्हें? अरे आई के साथ आई को प्लस करो तो 3i हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इसको प्लस करो तो 2i हो जाएगा, 2j हो जाएगा। इसके साथ इसको प्लस करो तो -2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। बट इस रिजल्टेंट वेक्टर तो निकाल लिया, तो इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे ग्राफिकली ए अगर ऐसा है, बी अगर ऐसा है, तो सी वेक्टर कैसा है? सी वेक्टर कैसा है? तो इसके उसको अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो तुम क्या कर सकते हो? ऐसे उसको कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? ए का टेल में आओ, बी का हेड में जाओ और तुम ऐसे ड्रॉ कर लो। क्या करो तुम ए का टेल में आओ और बी का हेड में जाओ और ये हेड हेड मिला दो। मतलब ये जो हेड हेड जो मिला है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। हेड हेड जो मिलता है उसको ऑपोजिट ऑर्डर बोलते हैं, और टेल और हेड अगर मिलता है तो उसको सेम ऑर्डर बोलते हैं। ये होता है तुम्हारा ट्रायंगल लो। ये जो आया है ना, ये वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा, इसका जो वैल्यू है वो आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप -2 k कैप। मतलब ये अगर ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। प्लस तो करना आता है बट ग्राफिकली अगर बताना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें सीखना था, ठीक है। ये ड्रॉ करो और समझो बातों को, ठीक है। समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अगर मैंने अभी कैसे भी अगर दे दिया, सोचो अभी एग्जांपल में दे रहा हूं मैंने कैसे भी दे दिया, सोचो कैसे भी ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये है एक है, ठीक है, और मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया एक। तो क्या तुम मुझे इसमें ट्रायंगल लो लगा के बता सकते हो? क्या तुम मुझे इसमें ट्रायंगल लो लगा के बता सकते हो कि सर ये अगर ए है, ये अगर ए है, सोचो ये ए है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या तुम रिजल्टेंट वेक्टर बता सकते हो किस तरफ होगा? तो ए वेक्टर, चलो मैं ऐसे दे देते हैं, ऐसे दे देता हूं कि ये हो गया तुम्हारा और एक वेक्टर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा और एक वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा और एक वेक्टर, ठीक है। तो मैंने 3 वेक्टर ऐसे दे दिया, ठीक है। 3 वेक्टर सोचो कि मैंने ऐसे दे दिया 3 वेक्टर। तो तुम्हें अभी समझना है कि ए बी आर है तुम्हारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर। तो कहां पे ए रखोगे, कहां पे बी रखोगे, कहां पे आर रखोगे? आर मतलब रिजल्टेंट होना चाहिए, ए बी तुम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखो, ये जो वेक्टर है ना, ये इसका टेल में लगा हुआ है। देखो इसका हेड और टेल इधर पे कनेक्टेड हुआ है, तो मतलब इसका हेड और टेल इधर पे कनेक्टेड हुआ है, मतलब ये सेम ऑर्डर हो गया। मतलब ये अगर ए हुआ तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ए हुआ तो ये बी होना पड़ेगा, क्योंकि ए का हेड बी का टेल में कनेक्टेड हुआ है। और अभी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दोनों का, मतलब ए प्लस बी करने के बाद, ए प्लस बी करने के बाद जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ए का टेल से बी का हेड में कनेक्टेड होगा। देखो ये वेक्टर हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट। तो इधर पे अभी तुम्हारा आर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। देखो बात समझ आया कि नहीं? ऐसे ही अननोन तुम्हें क्या हो सकता है, ऐसे दे सकता है, जैसे कि और एक अगर मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे भी कैसे भी दे सकता है, ठीक है। तो जो कि ऐसे दे दिया तो तुम्हें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो ये एक है,
और सोचो, इधर पे एक है, और सोचो, इधर पे एक है। ऐसा अगर है तो क्या करोगे? तो देखो कि कौन किसका हेड और टेल कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। यस, हेड और टेल इधर पे कनेक्ट हो रहा है सर। हेड एंड टेल इधर पे कनेक्ट हो गया। हेड और टेल अगर इधर पे कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये अगर ए वेक्टर हुआ, ये अगर बी वेक्टर हुआ, ये अगर ए वेक्टर हुआ, ये अगर बी वेक्टर, देखो ये ए हो गया, हेड इसका टेल के साथ कनेक्टेड, तो ये बी वेक्टर हो गया। तो ए का टेल से बी का हेड में जो आंसर आता है वही तुम्हारा इस बार। ऐसे पहचानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, कौन सा आर है कौन सा ए, ये सब ऐसे पहचानना पड़ेगा। तो तुम अगर पहचान रहे हो तो सही बात है। तुम अगर कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानना है तुम्हें? तुम्हें यह देखना है कि ए का जो हेड है वो किसके साथ मिल रहा है। तो बी का टेल के साथ अगर मिल रहा है तो ए का टेल से बी का हेड में तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, और अगर तुम्हें देखना है कि मैंने ऐसे दे दिया, सोचो मैंने क्या क्या दे दिया, सोचो ये एक वेक्टर है, ठीक है, कैसे भी दे सकता हूं मैं। और सोचो मैंने इसको ऐसे बना दिया एक वेक्टर, ठीक है, ये तो टेल टेल कनेक्ट हो गया। और कैसे भी दे सकता हूं मैं, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो अभी तुम कैसे क्या बताओगे? सोचो कि अभी मैं वेक्टर दे के दे रहा हूं, ये डी वेक्टर है मेरे लिए, ये पी वेक्टर है मेरे लिए, और ये आर वेक्टर है मेरे लिए। आर अभी आर मतलब वो वाला आर नहीं है, ये क्यू वेक्टर है। तो तुम मुझे बताओ कि इसका रिलेशन क्या बनेगा। ये कैसा रिलेशन, मतलब डी डी इजिकल टू पी प्लस क्यू लिखूं, क्यू इजिकल टू डी प्लस क्यू लिखूं, क्या लिखूं वो बताओ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो किसका हेड किसका टेल के साथ मिल रहा है, तो Q का हेड P का टेल के साथ मिल रहा है, मतलब इधर पे Q प्लस P करने से Q का टेल के साथ P का हेड में जो आंसर आएगा वही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? खुद को पूछो, नहीं तो और एक बार देखो पूरा चीज और एक बार तुम रिपीट में देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। और समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं, ठीक है। इधर पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि Q का हेड P का टेल के साथ मैच हो रहा है, Q का हेड P का टेल के साथ मैच हो रहा है, मतलब ये जो तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, ये वी वेक्टर और ये आर वेक्टर। तो Q प्लस P इजिकल टू तुम्हारा डी वेक्टर होना चाहिए इधर पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं और भी दे दूं अगर, तो तुम कर सकते हो क्या, सोचो कि ऐसा है, ठीक है, और एक एग्जांपल ऐसा है, ठीक है, और मेरा मन हुआ और मैं इसको ऐसे ही दे दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी देख लो, इसका हेड इसका टेल के साथ कनेक्टेड है, इसका भी हेड इसका टेल के साथ कनेक्टेड, देखो इसका हेड इसका टेल के साथ और इसका हेड इसका टेल के साथ। अब क्या करोगे, अब तुम कैसे लिखोगे? सोचो कि ये तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं कि ए वो नहीं देते तुम्हें, वो वाला चीजें याद हो जाएगा, दैट इज आर इक्वल टू ए प्लस बी, वो तो हमेशा नहीं, तो इसलिए मैं नाम बदल कर दे रहा हूँ। लेट्स से ये एस वेक्टर है, ये टी वेक्टर है, ये तुम्हारा यू वेक्टर है। तो अभी बताओ कि कौन सा रिलेशन अभी करेक्ट होगा, कैसे रिलेशन लिखोगे, कैसे रिलेशन लिखोगे? तो पहली बात, इसको तो लिख नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि सब अपना हेड और टेल के साथ कनेक्टेड है। देखो इसमें जैसे कि एक ही है ना, इसमें एक ही है जो अपना हेड और टेल के साथ कनेक्टेड है। देखो हेड टेल इधर पे एक ही वेक्टर ऐसा है जो हेड टेल से कनेक्टेड है, और उसके बाद एक ही ऐसा वेक्टर है जो क्या हो रहा है, एक ही ऐसा पोजीशन है जिसमें तुम्हारा हेड और हेड से कनेक्टेड है। बट इसमें देखो मल्टीपल जगह में क्या हो रहा है, हेड टेल हो रहा है, हेड टेल हो रहा है, हेड टेल हो रहा है। तो अभी तो तुम नहीं लिख सकते हो ना, तुम्हारा ट्रायंगल तो कैसे लिखोगे? इसके लिए तुम क्या करो, एक चीज को तुम घुमा दो, मतलब मैं इधर पे देखो ट्रिक सिखा रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारा काम का नहीं बन रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो टी है ना, टी को घुमा के, टी को मैं ऐसे घुमा दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा माइनस टी वेक्टर। क्या कर रहा हूं मैं, टी को घुमा के मैं माइनस टी कर रहा हूं। अगर ये टी है तो इस तरफ हो जाएगा माइनस टी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तुम क्या करो, टी को हटा के, टी को घुमा के, देखो टी को मैं हटा रहा हूं अभी, टी को हटा के, टी को हटा के मैं इधर पे क्या लिख रहा हूं, माइनस टी लिख दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा टी था, ये तुम्हारा टी वेक्टर था नीचे, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर तुमने नोट किया तो ये टी वेक्टर था, और मैंने इसको रिप्लेस करके माइनस टी वेक्टर लगा दिया। ये करते ही क्या फायदा हो गया बोलो तो, ये करते ही इधर पे ट्राइंगल लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा? सर इधर पे हेड हेड मिल गया, सर इधर पे हेड हेड मिल गया,
सर इस पॉइंट में क्या हो गया, हेड हेड कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट में हेड हेड कनेक्ट होते ही मुझे पता चल जाएगा, अच्छा अभी मैं ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ, अभी मैं ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ। इधर पे एच एच लिख रहा हूँ, मतलब हेड हेड, ये हेड हेड कनेक्ट हो गया। और सर अभी ये हो गया, अभी इसको हटा दो, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी इस वेक्टर को भूल जाओ, ये जो नीचे वाला वेक्टर है ना, इसको भूल जाओ। इसको अगर भूल गए, बट अब मैं रखूंगा क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये अगर भूल जाओगे तो देखो, ये हेड हेड मिल गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, हेड टेल हो गया। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसका टेल से इसका हेड में जो आएगा वो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब एस प्लस यू इज इक्वल टू तुम्हारा टी, टी नहीं इस बार माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। बट मैं इसको रख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि क्वेश्चन क्या था। तो एस वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस जब यू वेक्टर करोगे तो तुम्हें एस के टेल से जो वेक्टर आ रहा है, दैट इज कौन सा वेक्टर आ रहा है, माइनस टी वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस टी वेक्टर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस टी वेक्टर। ये भी तुम्हें करना आना चाहिए, तुम्हें बस ट्राइंगल लो छोटा मोटा पढ़ के खत्म करना नहीं है, ठीक है। ये सब आना चाहिए तुम्हें, ये जो मैंने जितना भी एग्जांपल दिया सब में अगर तुम अगर अभी खुद से करके देखोगे तो खुद से करके अभी देखने से यही मिल जाएगा तुम्हें कि सर मुझे ट्रायंगल लॉ लगाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ अगर लगाना आ रहा है तो सही बात है, कैसे भी दे सकता है ना, तुम्हें थोड़ी पूछ के देंगे कि इजी वाला दे दूं कि देखते ही पता चल जाए अरे ये ट्रायंगल लॉ है। देखो इसमें देखते पता नहीं चल रहा है ये ट्रायंगल लॉ है कि नहीं, तो ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल चलो ऐसा देते, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि सर ये हेड हेड कनेक्टेड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हेड हेड इधर पे कनेक्ट हो रहा है सर, हेड हेड कनेक्ट हो गया, ये हेड हेड कनेक्ट हो गया सर। और सर देखते ही पता चल रहा है कि सर ये हेड एंड टेल कनेक्ट हो गया, ये हेड टेल कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा नाम दे दीजिए सर, इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसका नाम दे रहा हूँ मैं P, इसका नाम Q, इसका नाम S। तो तुम अभी बताओ कैसे बताओगे। तो इसका हेड इसका टेल के साथ कनेक्टेड है, मतलब मुझे अभी समझ आ गया कि सर ये Q प्लस S, Q वेक्टर प्लस S वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, दैट इज P वेक्टर। ये तो तुम्हारा इस बार का रिजल्टेंट P वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। देख लो क्या तुम्हें समझ आया है, नहीं आया तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा अभी के लिए ट्रायंगल लॉ, जो ग्राफिकली तुम्हें ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफिकली अगर कभी भी आए तो तुम्हें ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफिकली मैंने समझा दिया बहुत सारा एग्जांपल के साथ। अभी एनालिटिकल मेथड में, ठीक है, ये खत्म करते हैं आज एनालिटिकल मेथड में, उसके बाद क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में हम लोग इसको कैसे खत्म करेंगे, देखो एनालिटिकल मेथड अभी क्या होगा, अभी वेक्टर में अगर दिया हुआ है तो तुमने प्लस वगैरह कर लिया, ठीक है। और मैंने अभी दिखा दिया कि रिजल्टेंट कैसे कैसे घूम सकता है, कैसे कैसे तुम्हें समझना है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड मतलब सोचो तुम्हें ये ए वेक्टर ना देके इसमें दे दिया, ए दे दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दे दिया। तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड पता है, तुम्हें पता है कि ये ए है, लेट्स से 2 या तो 3, इस बार 3i के प्लस 2j के माइनस 9 के ऐसा नहीं दिया हुआ है, तुम्हें डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड बता दिया कि ये 2 है। कैसा बता दिया कि ये 2 है, ये 5 है, बताओ ये रिजल्टेंट कितना होगा। समझ आ गया बात, ये 2 है, ये 5 है, रिजल्टेंट बताओ कैसा आएगा। बहुत लोग लिखेंगे 7 आएगा सर, गलत है। अभी बताया था ना एंगल वगैरह में डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट 7 कैसे बताओगे, ठीक है। ये अगर 2i कैप या अगर 5j कैप रहता तो 2i कैप प्लस 5j कैप तुम्हारा आंसर आता, लेकिन अभी तो ये मैग्नीट्यूड में है ना। अगर मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है जैसे कि ये 3 ये 5 तो ये कितना होगा, ये 10 ये 12 तो ये कितना होगा, तो इसके लिए हमें एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंगल में डिपेंड करता है, मैं समझाता हूं। तो अभी देखो ये तुम्हारे पास अभी मैग्नीट्यूड, अब पहले ये डाइजेस्ट करो कि अगर ये 10 दिया है ये 12 दिया है तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो 10 प्लस 12 नहीं करना है हमें, ठीक है। 10 प्लस 12 नहीं करना है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब इसमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अगर मैग्नीट्यूड दिया रहता है ना तो सबसे पहले क्या करो तुम, ये देखो ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और बी का मैग्नीट्यूड में बी ले लेता हूं, बी का मैग्नीट्यूड में बी ले लेता हूं, ठीक है। बी का भी मैग्नीट्यूड है तो उसका मैग्नीट्यूड में बी ले लेता हूं, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड भी, ए और बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर नहीं, वेक्टर होने से तो डायरेक्ट इसका वेक्टर प्लस करके इधर लिख देते। तो हमें क्या चाहिए, हमें आर वेक्टर का क्या चाहिए, हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब आर कितना होगा,
ये 3 दिया है, ये 5 दिया है, तो आर कितना होगा? 8 होगा क्या? नहीं, एंगल में डिपेंड करेगा, ठीक है। कलर्स हम नहीं कर रहे कि 3 + 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ये 5 ये कितना होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पेशेंस, तो मैं अभी तुम्हें निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, ये जो ए वेक्टर है, तो सबसे पहले ये बता दो ये क्या कनेक्ट हो रहा है? सर ये हेड और टेल कनेक्ट हो रहा है, और मैंने सर ये सीखा कि हेड और टेल के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल नहीं होता है सर। टेल में एंगल बनता है, हेड में एंगल बनता है, तो ये एंगल नहीं होगा, ये थीटा नहीं लेना है, ये थीटा नहीं लेना है। मैंने सिखाया तुम्हें, ये थीटा नहीं होता है। थीटा कौन सा वाला होता है? तो इसके लिए तुम्हें वेक्टर, तुम्हें इधर पे पैरेलली इसको क्या करो, शिफ्ट कर दो। तुम ए वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, बी वेक्टर अपने जगह में रखो, ए वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट करते ही तुम्हें पता चल जाएगा। देखो ये ए वेक्टर है, लेट से इतना बड़ा ना करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है चलो, ये ए वेक्टर है, सोचो ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर ना करके अभी ए लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ए को तुम आगे शिफ्ट करो, और ये तुम्हारा बी हो गया, और ए और बी के बीच में ये एंगल बना, क्योंकि ये बी का टेल हो गया और ये ए का टेल हो गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन गया। समझ आ गया? ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच में क्योंकि टेल कनेक्ट हुआ ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा, ठीक है। तो अभी बताना है तुम्हें कि आर कितना होगा, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर से लेना पड़ेगा। तुम्हें एक क्या लेना पड़ेगा? इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेना पड़ेगा। तुम्हें शायद दिख रहा है कि इधर पे क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और इसका नामकरण मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी समझ आ गया ना तुम्हें? वो इंपॉर्टेंट बात है, निकल तो जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात है कि सर इधर ए दिया हुआ है, ये इधर क्या दिया हुआ है सर? ए दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात इधर पे क्या है सर? ए अगर दिया हुआ है, ए अगर दिया हुआ है, ये अगर ए है और ये अगर बी है, ए जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है और बी दिया हुआ है 5, तो क्या 5 और 3 को प्लस करके रिजल्ट लिखेंगे? तो आंसर इज नो, ऐसे नहीं करते। उसके लिए एंगल चाहिए होगा, एंगल को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे समझेंगे सर? तो वो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगल निकालो। तो एंगल कौन सा होगा सर? ये ए है, ये बी है, ये एंगल होगा क्या? नहीं, ए को आगे स्ट्रेस करो, बी अपने जगह में रखो, तो ये होगा एंगल, क्योंकि टेल में एंगल बनता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया थीटा। और मैंने क्या किया, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाया, और इधर पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर पे लगा दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं, चलो नामकरण में इसको ए नाम दे देता हूं, और ये जो है इसका नाम पी दे देता हूं, ठीक है। और इसका नाम मैं क्यू दे देता हूं, और इसका नाम मैं एस दे देता हूं, ठीक है। ओ पी क्यू इधर एस दे दिया, ठीक है। क्या तुम्हें दिख रहा है ये जो ट्राइंगल बना है ना, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लो, क्या होगा उसका नाम? ओ, क्या हो जाएगा इसका नाम? ओ क्यू एस, ठीक है। ओ क्यू एस एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या दिख रहा है तुम्हें? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या पाइथागोरस में मैं लिख सकता हूं क्या? ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, देखो ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ओ क्यू का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, और प्लस तुम क्या कर सकते हो सर? परपेंडिकुलर इधर पे हो जाएगा क्यू एस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। ये तो पता चल गया हमें। सर क्या ओ एस को आप लिख सकते हो क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू मतलब हो जाएगा ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस क्यू, पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू, तो ओपी प्लस पी क्यू लिख दो इधर, ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और क्यू एस तो क्यू एस ऐसे रख दो अभी के लिए, क्योंकि उसको तोड़ नहीं सकते, और क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। अभी तुम मेरे साथ साथ इधर बताओ, गलत मत बताना बस, कि सर एक ट्राइंगल बना है, सर एक ट्राइंगल आपने बनाया इधर पे, परपेंडिकुलर लेने के बाद इधर एक ट्राइंगल बनाया ना, तो मुझे बताओ इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें तुम एक बार साइन थीटा निकाल के बताओ मुझे। साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू एस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है, बी हो जाएगा बी। तो क्यू एस का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, दैट इज बी साइन थीटा। बता
इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह तुम cos थीटा निकालो इधर से, cos थीटा होता है तुम्हारा बेस, बेस हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू, बेस हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू, बेस मतलब हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा फिर से। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि पी क्यू का भी वैल्यू आ गया, दैट इज बी cos थीटा। मतलब जो जो हमें चाहिए था वो सब हम लोग ने इधर से निकाल लिया, ठीक है, हमने सब इधर से निकाल लिया। इस ट्राइंगल से हमें पी क्यू चाहिए था, क्यू एस चाहिए था, हमने निकाल लिया, और इधर पे मैं अभी पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ जाएगा और बहुत बड़ा आंसर आएगा। ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओपी, ओपी मतलब इतना इतना डिस्टेंस है ना, इतना लेंथ है ना, तो लेंथ कितना है इसका, ए है, ए तुम्हारा मैग्नीट्यूड है ना, लेंथ है, तो ए प्लस पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू इधर पे देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू बी cos थीटा है, तो इधर पे बी cos थीटा लिख दो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और साथ में तुम्हारा क्या है, क्यू एस है, क्यू एस, क्यू एस, तो क्यू एस मतलब इधर पे बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि क्यू एस का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। ये स्क्वायर कर दिया, इधर पे इसको तोड़ अगर दोगे, और ओ एस मतलब ये लेंथ हो गया ना, ये लेंथ को मैं आर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि आर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, तो आर लिख सकता हूँ इधर पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। और इधर पे अगर देखोगे तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ दो ना, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा में मैंने ऐसे तोड़ दिया, देखो कैसे तोड़ा, देख लो एक बार, ठीक है। और इसको अगर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और इधर पे साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो बी स्क्वायर कॉस थीटा और बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लो लगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इधर पे सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम्हें दिख जाएगा कि रिजल्टेंट जो आता है ना सर, वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा आता है। शायद तुमने स्कूल में, कॉलेज में, जहां पे भी हो, तुम कोचिंग में हो, तुम्हें ये पूरा सुनाई दिया होगा बहुत बार, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा प्रूफ इसका कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो अभी अगर तुम बोलोगे ना मुझे कि सर ये 3 है, ये 5 है, तो ये आर कितना होगा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सर ये एंगल कितना है, लेट्स से ये 60 डिग्री है, तो इधर पे 60 बिठाओगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना है, तो आर कितना हो जाएगा, देखो इधर पे लास्ट में लिखता हूं, एक ही स्लाइड में लिख देता हूं ताकि सब कुछ एक ही स्लाइड में रहे। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर चाहिए ना, ये तो आर स्क्वायर निकाल था, तो इधर पे cos थीटा। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट ये तुम्हें पूरा रिवाइज करके आना है, तो ही नेक्स्ट क्लास आराम से समझ आएगा, तुम्हें पूरा रिवाइज करके आओगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। ये आता है, मतलब मैंने अगर तुम्हें, तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन तो तुम्हें करवा के छोड़ूंगा इधर से कि सर इधर पे अगर, नहीं तो समझ नहीं आएगा ना, लास्ट में कंक्लूजन में अगर समझ नहीं आएगा तो क्या फायदा होगा, कि सर इधर पे अगर एक वेक्टर है, ठीक है सर, और इधर पे अगर एक वेक्टर है सर, तो ये वेक्टर का अगर वैल्यू 5 है, कितना है 5, और ये अगर 4 दिया हुआ है, ठीक है, और ये अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो तुम मुझे बताओ ये जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना का आएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, इस बार वेक्टर वगैरह नहीं दिया है हमें, मैग्नीट्यूड वगैरह दिया है, ये रिजल्टेंट कितना आएगा वो हमें चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया, ये रिजल्टेंट चाहिए। तो तुम बताओगे सर पहली बात तो इधर का जो एंगल है ना सर, वो अच्छा नहीं दिया हुआ है, ये 60 डिग्री एंगल तो नहीं होगा, क्योंकि 5 को आगे लेके जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सर इसको आगे जब लेके जाएंगे तो ये एंगल बनेगा। अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है, लेट इट बी 60 तो नहीं होगा, 120 होना चाहिए एक्चुअली, लेट्स से इसको मैंने चेंज कर दिया और इसको 120 बना दिया, कितना बना दिया 120, ठीक है। ये सोचो कि 120 दिया हुआ है, ये अगर 120 है तो तुम्हें यह समझ आ गया कि सर हमें 120 नहीं लेना है, हमें 60 लेना है। 60 ले लिया तो 5 और 4 का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो तुम बताओगे, अभी मैंने फॉर्मूला दिया, रिजल्टेंट कितना आता है सर, रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर कितना आता है सर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस स्क्वायर इधर पे 5 है तो 5 स्क्वायर, प्लस सर बी स्क्वायर इधर पे 4 है तो 4 स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस ए बी है, ए मतलब 5 है और बी मतलब 4 है, और साथ दोनों के बीच का कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा 60 है, कॉस 60 इज हाफ, हाफ के साथ ये 2 कट जाएगा, तो ये हाफ के साथ इधर हाफ आएगा, ये 2 कट जाएगा, तो इधर 20 आएगा, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 25 प्लस 16, और प्लस इधर से आ जाएगा 25 प्लस 16, और इधर से आ जाएगा तुम्हारा, और ये देखो 25 16 और ये 2 और ये cos 60 इज हाफ कट जाएगा, ये 20, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 35 40, ये आ जाएगा तुम्हारा 41, ठीक है,
ये आ जाएगा तुम्हारा 41 और ये आ जाएगा तुम्हारा 61 आ जाएगा इसका आंसर। 61 यूनिट, अभी मीटर में होने से मीटर, जो भी है, फोर्स में होने से फोर्स, जो भी चीज़ है, इसका आंसर तुम्हें समझ आया कि नहीं वो बताओ मुझे, वो बताओ मुझे। ठीक है, आगे इसके बारे में बहुत देर सारा बातें करना है, पूरा वेक्टर एडिशन हमें समझना है। बट क्या तुम्हें ये समझ आ गया कि सर ये अगर 5 है, ये अगर 4 है, तो ये रिजल्टेंट हमें कैसे निकालना है? अगर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंगल 60 है, 120 नहीं है, तो इधर पे ऐसे बिठाएंगे और इधर से कैलकुलेशन कर लेंगे। इधर से कैलकुलेशन करने से तुम्हें कितना आ जाएगा? 31, 41 और 61 आ जाएगा। तो ये ऐसा करके तुम आंसर निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट तुम डायरेक्ट 9 आया क्या आंसर? 9 नहीं आया, ठीक है। तो तुम्हें ये एंगल के ऊपर में डिपेंड करता है, और उसको निकालने के लिए तुम्हें इतना बड़ा सा क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। और जिसका जो रिजल्ट आता है, जिसका जो कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन, वो कंक्लूजन होता है कि सर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर पूरा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, और साथ में क्या आएगा? ये कॉस थीटा, 2 बी कॉस थीटा, 2 बी कॉस थीटा। तो ये अगर आया तो ये तुम अभी क्वेश्चन देखो, साथ साथ में नोट करो, ठीक है, और एक होमवर्क करके मुझे बताओ, ठीक है। होमवर्क करोगे और मुझे बताओगे कि सर ये आ रहा है कि नहीं। अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया कि सर अभी ग्राफिकली करो, ग्राफिकली करोगे तो रिजल्टेंट वगैरह ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है, रिजल्टेंट वगैरह ड्रॉ करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें समझ आ रहा है बेसिक से, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए। ये मैंने दे दिया 3, ये मैंने दे दिया 4, और ये जो एंगल है इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये एंगल ही देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, यही एंगल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये दे रहा हूँ तुम्हारे लिए 53। सर 53 में फंसा दिया? हाँ, बेसिक मैथ्स में पढ़ा है ना, 53, 37, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा लगेगा, उसका पूरा एप्लीकेशन लगेगा। तो 53 पता होना चाहिए तुम्हें, 37 डिग्री पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 53 दे दिया तो तुम मुझे बताओ कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ऐसे ड्रॉ करते करते करो, बाद में तो लास्ट में जब हम लोग नीट जेई और एडवांस का जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग ये सब ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी ड्रॉ करो। तो ये दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकाल के कमेंट करो मुझे जल्दी से, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो और भी चीजें इसका पढ़ेंगे, ठीक है, ये रिजल्टेंट का और भी चीजें पढ़ेंगे, डायरेक्शन वगैरह निकालेंगे, बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एंगल अभी के लिए अभी छोड़ो, बट अब मैं समझाऊंगा कि क्या क्या है उसका। बट अभी के लिए मैंने तुम्हें बेसिक सा दे दिया कि एक दो वेक्टर को अगर प्लस करना है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको कैसे निकालना है, ठीक है। अगर ये सब वेक्टर में दिया रहता तो डायरेक्ट प्लस करके ये आ जाता और डायरेक्शन ये आ जाता। डायरेक्शन कैसे निकालना है? इसका टेल और इसका हेड के साथ इसको कनेक्ट करना है, ऐसे करके निकालते। अगर ये मैग्नीट्यूड में होता, अगर ये मैग्नीट्यूड में होता तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड में अगर होता है तो एनालिटिकल मेथड को समझना पड़ता है, और आंसर जो आता है वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा आता है। तो ऐसे करके मैंने तुम्हें समझा दिया, और इतना तक पूरा आराम से तुम क्या करो, रिवाइज करते आओ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करो और रिवाइज करते रहना। चलो बाय बाय।